देखो ध्यान से, अगर एग्जाम में तुम्हें बोलता है यूज कर लो मर्जर मर्जर मानकर चलो, यानी पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड मानकर चलो, तभी अब करोगे, अदरवाइज आपका प्राइमरी मेथड कौन सा होगा? परचेज मेथड। यानी कि प्राइमरली हमें फोकस किस पे करना है? परचेज मेथड। एक क्लास और लगेगी जिसमें ये भी क्लियर हो जाएगा, तो ले देकर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, इसमें और इसमें जरा सा अंतर आता है, ज्यादा नहीं। मतलब आप समझ लो कि जितना इसमें पड़ा उसमें 10% चेंजेस कर दिए तो आपका परचेज मर्जर भी तैयार, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड भी तैयार हो गया। अब ये होता क्या है, वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर ऑन। पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है बाद में बात करेंगे। फिलहाल जो हमारा प्राइमरी मेथड है वो क्या है, शुरू करने जा रहा हूं मैं, परचेज मेथड। तो ध्यान से देखेंगे आप, यहां से शुरुआत ही होगी आपके टॉपिक की। अकाउंटिंग फॉर अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, ये हेडिंग देंगे आप, अकाउंटिंग फॉर amalgamation in the nature of परचेज, और ब्रैकेट में क्या मेंशन कर देंगे आगे मेंशन, परचेज मेथड। ठीक है ना, ये आपको मेंशन कर देना परचेज मेथड। ये आपका आज का हेडिंग है जो हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है सर? कोई नोट्स इसके रिगार्डिंग? जी बिल्कुल, छोटी छोटी बातें करेंगे हम। चलो ध्यान दीजिए। तो देखो बेसिकली मैं इस पे नोट्स बनाऊं या डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ चल लूं, उसमें भी नोट्स वो वही करने, कंसेप्ट कुछ नहीं है बेटा, सिंपल जो आप तक, ये मैं बता दूं, अगर मैं ये बोलूं तुम ये अकाउंटिंग करते हुए आए हो जिंदगी भर, तो अभी तुम्हें गलत नहीं होना है। तुमने क्या ये क्वेश्चन किया है कि इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का टॉपिक करा था? वेंडर वाला क्वेश्चन किया था तुम्हें मैंने, अगर मेरे से किया था तो मैंने क्वेश्चन लिखवाया था, एक्स लिमिटेड हैज टेकन ओवर द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड, या ऐसे कुछ होगा, ले ठीक है ना। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी का बिजनेस टेक ओवर कर लिया, और उसमें कुछ एसेट और कुछ लायबिलिटी का टेक ओवर कर लिया और परचेज कंसीडरेशन डिसाइड कर लिया। तो तुम एंट्री पास करते थे, एसेट्स को डेबिट करते थे, लायबिलिटीज को क्रेडिट करते थे, साथ में परचेज कंसीडरेशन लगाते थे, और फिर अगले में उसका नंबर ऑफ शेयर निकाल के सेटलमेंट करते थे। यही तो करते थे अदर देन कैश में, यही तो परचेज मेथड है। ये अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज का एक ग्लिम्स है सब, यही है इतना, मतलब ये बेसिक इतना ही है। अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज को अगर जानना चाहते हो तो इतना बेसिक है इसका, ठीक है। बट स्टिल आई विल टेल यू अबाउट दैट, बट गो विद द, चलिए एक बार ना एएस वाले मॉड्यूल पे निकाल लेते हैं। एएस वाले मॉड्यूल से जो मैंने बुक दी थी एएस वाली, उसमें सब कुछ कर दिया था डिस्कशन, क्या है अमेलगमेशन एएस 14 का, एक बार चेक कर लो। अरे बंद कर लो, इधर देख लो कैसे नहीं। अगर ऐसे बोलता ना तो पक्का उसका विक्स की गोली बिकती ही नहीं। जस्ट वेट फॉर अ वाइल, मैं ले चलता हूँ इसमें। सिक्सटीन है, 16 के पहले ही। कोई नहीं, आपके पास बुक अगर होगी तो आप निकाल लेना, नहीं होगी तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आ गया दोस्त, यही है शायद।
ये था, ये हमने कर लिया था। देखो, whether AS14 prescribes accounting treatment for purchasing company or selling company or both। तो देखो, परचेजिंग कंपनी कौन सी होती है? यानी अगर मैं बोलूं ट्रांसफरी, और ये क्या होगा? ठीक है ना? तो ट्रांसफरी और ट्रांसफर दोनों की बात करता है। कहता है AS14 प्रेस्क्राइब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ओनली फॉर कौन सी कंपनी? ट्रांसफरी मतलब नई वाली कंपनी जो बन रही है ना, नई कंपनी। ठीक है ना? यानी सेलिंग कंपनी की बात करोगे तो कंपनी खत्म हो रही है उसकी बात करोगे क्या? उसके केस में कहता है ये सेलिंग कंपनी विल बी लिक्विडेटेड आफ्टर अमेलगमेशन। तो यहां पे आपको AS14 के बारे में कोई मतलब नहीं है। अब एक चीज क्लियर हो गई? चलो, अब मेरी बात सुन लो। आपको मैंने दो मेथड बताया। कौन सा बताया? कूलिंग ऑफ और, तो अगर मैं ये बोलूं कि ये केवल और केवल किसके लिए अप्लाई होता है, कई लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं और कई लोग अजीब अजीब दिमाग लगा के बातें करते हैं, नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। तो सिंपली मैं जब पढ़ा तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, बेटा ये जो तुम मेथड ऑफ अकाउंटिंग देख रहे हो, ये केवल और केवल ट्रांसफरी कंपनी के लिए होता है, ट्रांसफरर के लिए नहीं। याद रखने का सिंपल सा फंडा देखो, मरने वाले का एक ही तरीका होता है, मरना मतलब सांस रुक गई, कोई और डिफरेंट तरीका नहीं होता कि डिफरेंट तरीके से मर गए। तो जो कंपनी खत्म हो रही है उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट मेथड ऑफ अकाउंटिंग नहीं होता, एक ही मेथड ऑफ अकाउंटिंग है जो नॉर्मल अकाउंटिंग हम पढ़ते हैं। क्लियर है? समझ में आ गई बात? डिफरेंट डिफरेंट मेथड ऑफ अकाउंटिंग नहीं होता किसके वहां, जो कंपनी खत्म हो रही है उसके वहां कोई डिफरेंट मेथड ऑफ अकाउंटिंग नहीं, सिंपल एक ही मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, नॉर्मल अकाउंटिंग पैटर्न। तो हम जो ये पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट या परचेज मेथड ये जो पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं? ट्रांसफरी कंपनी के लिए। तो वही मैंने बोला तुम्हारा क्वेश्चन ही 50% होगा। तो कभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तुमने परचेज मान लो, ऐसा एक एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसा करना नहीं है, मान कर चलो तुम्हारा परचेज मेथड तुमने रिवाइज कर लिया, अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, तुम्हें टाइम नहीं मिला, तुमने मर्जर छोड़ दिया। अब कई बार ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी यूजिंग पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। तो क्या मेथड से कोई लेना देना? ट्रांसफरर कंपनी बोला ना, मेथड गया तेल लेने, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। मेथड मेथड से कोई लेना देना नहीं। ट्रांसफरर कंपनी के लिए सिंपल अकाउंटिंग होती है क्योंकि AS14 उसको कवर ही नहीं करता। समझ गया? पक्का है? अच्छा, परचेज मेथड के नोट्स आपको यहां मिल जाएंगे, तो इसके लिए अलग से आपको नोट मेकिंग करने की जरूरत नहीं है। क्या है देखो, अंडर दिस मेथड जनरली परचेजिंग कंपनी रिकॉर्ड्स द एक्वायर्ड एसेट एंड लायबिलिटीज एट देयर ऑब्वियसली। अच्छा, अगर मर्जर में होता था तो कौन सी वैल्यू पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता था? क्या पढ़ा था कंडीशन में? बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है। यहाँ पे बुक वैल्यू से मतलब नहीं होता क्योंकि हम टेक ओवर ही बुक वैल्यू पे नहीं कर रहे हैं। समझो ना? तो ऐसा कोई डिफरेंट हुआ क्या? नहीं, सेम ही बात है ना यार। तुम सोच कर देखो, ये भाई मेरे इस कंपनी को टेक ओवर कर रहा, बुक वैल्यू पे टेक ओवर कर रहा, तो ये रिकॉर्ड किस पे करेगा? अगर ये टेक ओवर कर रही है और वो वैल्यू डिफरेंट करके टेक ओवर करेगी, तो ये किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगी? तो बेसिकली दोनों ही उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करें जिस वैल्यू पे उन्होंने टेक ओवर करा है। सीधी बात है, डिफरेंस नहीं है दोनों मेथड में। ठीक है ना? यानी कि ट्रांसफरर कंपनी, सॉरी ट्रांसफरी कंपनी कौन सी वैल्यू रिकॉर्ड करेगी? जिस वैल्यू पे वो टेक ओवर करेगी। परचेज मेथड ही चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई? सेकेंड पॉइंट क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर वैल्यू। ऑब्वियसली फेयर वैल्यू पे टेक ओवर होगी। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटेंशन ऑफ द यूजर्स ऑफ द परचेजिंग कंपनी। अब इस पॉइंट का कोई प्रैक्टिकल सेंस नहीं है, आप इग्नोर कर सकते हो भाई, वो डिसाइड करेंगे वो लोग मिलके आपस में, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन purchase consideration can account for assets and liability which are not recorded in the financial statement of selling company। सॉरी परचेज कंपनी, सॉरी परचेजिंग कंपनी, पीसी मतलब यहाँ परचेजिंग कंपनी से। परचेजिंग कंपनी वो एसेट एंड लायबिलिटीज को भी रिकॉर्ड कर सकता है जो सेलिंग कंपनी के बुक्स में नहीं था। एग्जांपल, गुडविल। गुडविल आ सकता है। आपको मैंने अभी ये टॉपिक शुरू करने से पहले क्या बोला था बेस के लिए? कौन सा टॉपिक याद दिलाया था तुम्हें? इश्यू ऑफ केयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। उससे ज्यादा कुछ दिमाग में लगाने की जरूरत नहीं है। आपको उस टाइम पे मैंने बोला था ना कि अगर डिफरेंस डेबिट में आ रहा तो क्या लिख देना, और क्रेडिट में आना तो क्या लिखना, कैपिटल रिजर्व। हर किसी ने यही पढ़ा है, कुछ अलग पढ़ा तो बता दे।
यही था ना. सो बेसिकली व्हाट इज दैट, दैट वाज द थिंग कि एक्स्ट्रा एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी रिकॉर्ड हो सकती हैं. जो नहीं रिकॉर्डेड थी सेलिंग कंपनी में वो भी आ सकती. क्यों आएंगी? क्योंकि ये रूल है. अगर आप किसी का बिजनेस खरीद रहे हो, किसी के एसेट्स को खरीद रहे हो, लायबिलिटीज को खरीद रहे हो, व्हाटएवर एक्स्ट्रा पेमेंट यू आर मेकिंग दैट विल बी ट्रीटेड टुवर्ड्स द गुडविल. भाई बात बताओ, तो मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट क्यों दोगे? अब सामने वाले की रेपुटेशन ही तो देखेंगे. अब आप सोच कर देखो, अगर तुम्हें नेट एसेट मिल रहा है 10 लाख का, तुम 12 लाख दे रहे हो. क्यों दे रहे हो 12 लाख? 2 लाख एक्स्ट्रा किस बात का? नाम का ही दे रहे हैं ना. अरे हाँ या ना. उससे तुम्हारा फायदा होगा तभी तो दे रहे हो. और जब किसी भी चीज से फायदा मिल रहा है, उसका टेंजिबल एक्सिस्टेंस नहीं है, तो क्या है? वो गुडविल है कि नहीं है? और कम दे रहे हो तो तुम्हारा फायदा हो गया, वो कैपिटल रिजर्व हो जाता है, ये फायदा मान लिया जाता है. ठीक है ना. तो ये याद रखना. क्लियर रहेगा. तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैसे जनरेट होता है? इसी वजह से. अब इसके लिए जो रूल लिखा है एस 14 का, ये तुम्हारे लिए कुछ ताज्जुब वाली बात नहीं, बचपन से पढ़ते आ रहे, पढ़ के देख लो एक बार. क्या लिखा? गुडविल कब आएगा? परचेज कंसिडरेशन ज्यादा हो और नेट एसेट कम हो. जो तुम्हें मिला वो कम है, बदले में ज्यादा दे दिया, तो क्या एक्स्ट्रा अमाउंट? गुडविल है ना भाई. ये 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ के आए हो. ये तो केवल दिमाग में बैठा लेते हैं ना कि हम बहुत बड़ी चीज पढ़ रहे हैं. बड़ी चीज नहीं, हर चीज का बेस वही होता है 11th 12th. उस पे परत दर परत एक्स्ट्रा चीजें चढ़ाई जाती है, लेकिन बेस तो वही है ना. अब आप बताओ, गुडविल और तुम्हें किसी और टीचर ने, स्कूल की टीचर ने, टीचर को गोली मारो, बुक में पढ़ा था तुमने 11th क्लास, डीके गोयल, टीएस अग्रवाल, जो भी ऑथर की बुक यूज करी होगी, उस ऑथर की बुक में लिखा हुआ पढ़ा था. तो उस समय कंसेप्ट भले नहीं पता होगा, लेकिन पढ़ा था और याद भी था तुम्हें कि अगर डिफरेंस डेबिट में आ रहा गुडविल. मैं बता रहा हूँ क्यों. क्योंकि तुमने एक्स्ट्रा पेमेंट किस लिए किया? उसकी रेपुटेशन के लिए. ऐसे तो करोगे नहीं. ऐसे तो किसी को एक्स्ट्रा पेमेंट, भाई तुम 10 रुपए नहीं करोगे बिजनेस डील की. अगर मैं बात करूं, क्यों करेगा कोई एक्स्ट्रा पेमेंट? इसका मतलब तुम्हें उसकी रेपुटेशन यानी उससे फायदा दिख रहा है, तभी तो एक्स्ट्रा पेमेंट दे रहा हो. और जब किसी से की रेपुटेशन का फायदा तुम्हें मिल रहा है, तो किसका क्या बोलते हो उसको? गुडविल. सीधी बात है ना. उसी को तो गुडविल बोलते हो आप. और क्या गुडविल होता है बताओ मुझे. यही है गुडविल. हाँ, अगर कम दे रहे हो, इसका मतलब आपको लगता है मेरी रेपुटेशन उससे ज्यादा है, तो आपका वो कैपिटल रिजर्व हो जाता है, आपका अपना प्रॉफिट लिख लिया जाता है. ठीक है ना. इतना तो क्लियर है. क्योंकि कैपिटल नेचर प्रॉफिट है बेटा. सस्ते में मिल गई चीजें. जो तुम्हें मिली वो ज्यादा थी, जो तुमने बदले में कम पेमेंट किया, तो तुम्हारा कैपिटल नेचर गेन नहीं होता. कैपिटल नेचर भाई वो थोड़े. एक बात बताओ, उसको लग रहा है कि उसके उसका बिजनेस टेक ओवर करके तुम्हारे को उल्टा लॉस होने वाला है, तो तुम कम पेमेंट नहीं दोगे. डूबती हुई कंपनी, अगर आज के टाइम में पेटीएम कंपनी को कोई टेक ओवर करे, तो उसके नेट एसेट के बराबर वैल्यू देगा कोई? नहीं देगा. क्यों? क्योंकि वो महान होगा जो उसमें हाथ डालेगा. इस टाइम पे जो हालत है उसकी, इतना रिस्क ले रहा है, तो कुछ फायदा तो कमाएगा ना. तो वही चीज है. ये बोलना तो गलत है ना कि क्यों टेक ओवर करे तो. भाई डूबती हुई कंपनीज को कई बार टेक ओवर करके बना दे जाते हैं. ऐसा कई बार होता है. क्यों? वहां पे कुछ अलग चीजें होती है, अपने देखेंगे, वो उनका पर्सनल डिसीजन होता है. बर्बाद हो आबाद हो, उनकी पर्सनल मर्जी है. ठीक है सर. बोलो. ये दोनों पॉइंट आपके वही 11वीं 12वीं क्लास के पॉइंट है. एक बार पढ़िए, देखिए क्या लिखा. एनी परचेज कंसिडरेशन पेड. बस टर्म्स तुम्हारे एडवांस हुए हैं. टर्म्स एडवांस हुए हैं, कंटेंट वही पुराने हैं. Any purchase consideration paid in excess of the agreed value of net asset should be recognized as, and goodwill is equal to purchase consideration minus. ठीक है ना. Then second one, if purchase consideration paid is less than the identified asset and liabilities taken on, the difference is recognized as. ठीक है. अब इसके ऊपर ये जो क्वेश्चन है भाई, मुझे नहीं लगता मुझे ये क्वेश्चन तुम्हें क्लास में कराने की जरूरत है. बहुत बेसिक क्वेश्चन है. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तुम्हें मैं क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन के साथ करा दूंगा. मत पढ़ो इसके चक्कर में. पढ़ लेना. अगर आपसे क्वेश्चन थ्योरेटिकल आता तो पढ़ लेना, लिखने के लिए काफी है. बाकी मैं समझा तो दूंगा. ठीक है ना. परचेज मेथड पे ही ज्यादा फोकस है. देख लो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे. तो एक चीज जो ये पॉइंट नंबर 10 मार्क कर लेना. अब याद रखना, अपने अगर हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो तो वहां पे लिख लेना, रेफर टू द पॉइंट नंबर 10 ऑफ रेफरेंस मॉड्यूल. रेफरेंस मॉड्यूल इसको बोलोगे ना. पॉइंट नंबर 10. क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे क्या लॉजिक है मैं बता रहा हूं, बस सुनो ध्यान से. पेज नंबर, अरे पॉइंट नंबर 10 लिख लो ना सीधा. रेफरेंस मॉड्यूल पॉइंट नंबर 10 ही मिलेगा, एक ही बार मिलेगा. पेज नंबर तो देख लो यहीं कहीं. 224 पे आ जाना भाई.
जिनको जिनको पेज नंबर का दुख सता रहा है। अब ये क्या है मैं बताता हूँ आपको ध्यान से। ये रिजर्व एंड इन परचेजिंग कंपनी, मतलब परचेजिंग मतलब न्यू कंपनी, ठीक है ना। क्या होता है ध्यान से सुनिए, ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद मैं क्वेश्चन पे आ जाऊंगा, क्योंकि यही एक पॉइंट है जिस पे आपको ध्यान देना है। सुनिएगा ध्यान से, बिल्कुल आराम से। रिजर्व एंड सरप्लस का क्या सीन है? देखो, रिजर्व एंड सरप्लस कुछ डिफरेंट भी होते हैं, कई तरीके के होते हैं, लेकिन उनमें से एक रिजर्व एंड सरप्लस होता है जिसको हम नाम देते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व। स्टैट्यूटरी रिजर्व मतलब रिजर्व क्रिएटेड अंडर एनी लॉ, ऐसा रिजर्व जो किसी लॉ के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बनाया गया। सीधी बात है, बोलो भाई। अब अगर उस कंपनी ने, जो पुरानी कंपनी जिसके वहां ये रिजर्व क्रिएटेड था, वो कंपनी को आपने टेक ओवर कर दिया, जैसे ही आप टेक ओवर कर लोगे, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसका वो स्टैट्यूटरी रिजर्व आप मेंटेन करो। क्लियर है? एक बार फिर से मैंने क्या बोला, किस रिजर्व की बात कर रहा हूं मैं? स्टैट्यूटरी रिजर्व क्या होता है? ऐसा रिजर्व जो लॉ ने बोला बनाना है तो बनाना ही पड़ेगा। अब अगर पुरानी कंपनी को वो रिजर्व बनाना था, लेकिन आपने उस कंपनी को क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया, तो अब रिजर्व वो तो मर गई, वो कंपनी में क्या, अब आपको बनाना पड़ेगा उस रिजर्व को। उसने बना रखा होगा, लेकिन वो कंपनी तो खत्म हो गई ना। अब आपको वो रिजर्व बनाना पड़ेगा, वो रिजर्व आपको बनाना पड़ेगा, और उस रिजर्व को बनाने के लिए जब आप एंट्री पास करोगे तो एंट्री क्या बनेगी, देखिए ध्यान से। क्या लिखा है? अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। ये एंट्री के शेप में देखो, इसको ऐसे मत देखो, ठीक है। अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिजर्व क्रिएट कर लिया, और अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। सर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? बेटे, स्टैट्यूटरी रिजर्व कहाँ रिकॉर्ड करोगे तुम बताओ? अपने बुक्स में कहाँ रिकॉर्ड करोगे? अरे पूरा जगह बता दो, रिजर्व एंड सरप्लस में। आप ऐसे बोलो ना, लोग बड़े बड़े काम कर रहे हो क्या? पहले मैंने पूछा कहाँ रिकॉर्ड करते हो? बैलेंस शीट में। अच्छा, मजाक चल रहा था, हमें तो पता नहीं बैलेंस शीट में जाएगा। फिर उसके बाद लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे। अबे सबको पता है रिजर्व एंड सरप्लस लाइबिलिटी साइड, तो सीधा रिजर्व एंड सरप्लस बोलना था, मेरे को क्या सुनना था? अगर कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व जो तुम्हारी पुरानी कंपनी ने बनाया था, जिसको तुमने टेक ओवर किया, तो वो स्टैट्यूटरी रिजर्व अब तुम्हें बनाना है, और तुम्हें उसे मेंटेन करना है, तो कहाँ शो करना है? स्टैट्यूटरी रिजर्व को कहाँ शो करना, मनीष मित्तल? रिजर्व एंड सब नीचे क्या देख रहे हैं? ऐसे ना देख, कुछ कुछ डाउट सा होने लगता है। इधर देख, इधर तो देखो, है ना, पीछे मत देखो। अरे कुछ नहीं लिखा, बहुत कुछ लिखा है। अभी देखो जो बोल रहा हूँ वो लिखा ही तो है। कहना कुछ नहीं लिखा, जो बोल रहा हूँ वो लिखा है, अभी दिखाता हूँ, रुक जा। क्या बोला मैंने? चल अकेले पूरा प्रोफेसर बता, सर्च क्या करेंगे? कौन सी कंपनी बनाएगी? नई कंपनी बनाएगी। सर बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया, बहुत अच्छी बात है, इतना तो सर नॉर्मल बात थी। इन दोनों को देख लो। हाँ? पता नहीं क्या करा रहे सर। सर एंट्री में क्या था? अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिजर्व को तो हमने ले लिया ना, कहाँ रख दिया? रिजर्व एंड अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट कहाँ जाएगा? पढ़ना नहीं रे? अरे नहीं, सुनो मेरे भाई सुनो, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट एक तरीके का डेबिट बैलेंस। अब आपके पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन, या तो आप इसको राइट ऑफ कर दो फ्री रिजर्व के अगेंस्ट, यानी पीएनएल जनरल रिजर्व इनका यूज करते हैं, इसको क्या कर दो, कैंसिल कर दो, माइनस कर दो, यानी अल्टीमेटली कहां से एडजस्ट कर दो, रिजर्व एंड सरप्लस से ही एडजस्ट कर दो। समझ आया नहीं आया पहले बताओ? अगर आपने स्टैट्यूटरी रिजर्व बनाया तो एंट्री क्या करेंगे? अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट।
लेकिन अगर इसको आपको ट्रीटमेंट करना है स्टैट्यूटरी रिजर्व, तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट का क्या करना सर, एक ऑप्शन है आपको क्या करना है, उसी रिजर्व एंड सरप्लस में जाओ, रिजर्व एंड सरप्लस में फ्री रिजर्व उठाओ और उसी में से क्या कर दो, वो नहीं क्या कर दो, माइनस कर दो, राइट ऑफ कर दो। दूसरा, इसने अभी जोर से बोला था, एक बार फिर से बोल रहा हूं, फिक्टिशियस एसेट मान लो उसको, और फिक्टिशियस एसेट मानोगे तो कहां रखोगे, बैलेंस शीट में रखूंगा, और कहा एसेट साइड। मैं बोल रहा हूँ फिक्टिशियस एसेट, तो मुझे नहीं पता ना मैं एसेट बोल रहा हूँ, मैं एसेट कहाँ बोल रहा हूँ, अदर नॉन करेंट एसेट सीधा बोल दो। नालायको, जब कभी भी कोई फिक्टिशियस एसेट आएगा तो एक ही जगह उसके लिए, कहा, अदर नॉन करेंट एसेट्स। अच्छा अच्छा, एक मिनट जरा इन आंटी को मैं निपटा दूं। आंटी आपको मैं पढ़ाया था, कोलैटरल सिक्योरिटीज वाला पॉइंट पढ़ाया था, डिबेंचर सस्पेंस को कौन से हेड में बोला था, नॉन करेंट एसेट में, क्योंकि वो क्या है, फिक्टिशियस एसेट। अब कौन तो नोट सामने दिखा तो बेइज्जती करने के लिए लिखवाया है, और मैंने लिखवाया, और मैंने लिखवाया, पढ़ाया किसने, मैं नहीं पढ़ाया था, और बताओ कब, क्या जब तुम फाउंडेशन में। अच्छा ये लो, क्या बात है, इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी मैडम एनपीओ में पढ़ी थी। वाह, और ये है हमारी फर्जी टॉपर। अच्छा, फर्जी भी नहीं बोल सकता क्योंकि एग्जाम में टॉप किया था यार, टेस्ट में टॉपर तो चीटिंग से भी हो सकता है, एग्जाम में कहां से हो सकता है। अब भाई बोलो, हाँ बोलो, अब बोलो एग्जाम में चीटिंग हो जाए, ऐसा नहीं, एग्जाम चीटिंग से पास कर सकते हो, टॉप नहीं कर सकते दोस्त। मिला कुछ उससे फायदा, कुछ फायदा मिला था उससे, तो क्या उससे कुछ फायदा हुआ था, अच्छा उससे चीटिंग करने के लिए, वही नहीं, हो गया इधर देखो, अब एक बार इसको पढ़ लो, इन केस ऑफ अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, सुनो ध्यान से, अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, अच्छा इन द नेचर ऑफ मर्जर में तो पंगा ही नहीं है, क्योंकि सारा कुछ लेके जाते हैं ना हम, तो उसमें तो अपने आप जाएगा, स्टैट्यूटरी रिजर्व भी जाएगा, लेकिन इन द नेचर ऑफ परचेज में हम सारा कुछ नहीं ले जाते, बस डायरेक्टिव चीजें, यानी रिजर्व एंड सरप्लस तो कभी नहीं जाता, तो रिजर्व एंड सरप्लस नहीं जाता, लेकिन उनमें से एक रिजर्व उठा के ले आएंगे हम, कौन सा, स्टैट्यूटरी रिजर्व, वो केवल एडजस्टमेंट के लिए, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, इन केस ऑफ अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज ऑल रिजर्व्स अदर देन लूज इट्स आइडेंटिटी, हम किसी रिजर्व को नहीं लाते, हम किसी की औकात को समझते ही नहीं, केवल एक ही रिजर्व को हम मानकर चलते हैं, का स्टैट्यूटरी रिजर्व को हम टेक ओवर करके लाएंगे, स्टैट्यूटरी रिजर्व आर रिजर्व व्हिच आर क्रिएटेड टू अवेल द बेनिफिट्स अंडर सम स्टैट्यूट और लॉ, इफ द परचेजिंग कंपनी, ये ध्यान देना परचेज कंसिडरेशन नहीं, और मैं खुद ही बार बार बोल दे रहा हूं, परचेजिंग कंपनी needs to preserve the identity of the same to get the benefits, the entity records the following journal entry। भाई तुम उस कंपनी को टेक ओवर करके ला रहे हो, उसका बेनिफिट लेना चाहोगे नहीं चाहोगे, उस रिजर्व का बेनिफिट लेना चाहोगे, तो तुम्हें वो रिजर्व क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, ये जर्नल एंट्री पास होगी। अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट कुड बी प्रेजेंटेड सेपरेटली एज अ नेगेटिव बैलेंस इन रिजर्व एंड सरप्लस, माइनस करके लिख सकते हैं। एक और अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जो मैं आपको बता रहा हूं, जो कि आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, क्या कि एज अ फिक्टिशियस एसेट भी इसको शो कर सकते हो, अगर तुम्हें नहीं राइट ऑफ करना है तो, क्लियर है, बोलो। और ये क्वेश्चन भी छोटा सा है, उसमें देख लेंगे हम बाद में, ठीक है, क्वेश्चन में मत जाओ, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट पे हम बात नहीं कर रहे, लास्ट टॉपिक यही था रिजर्व वाला, तो रिजर्व वाला पॉइंट क्लियर हो गया है। अभी एक क्वेश्चन में इसका यूज भी मिलेगा दोस्त, आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन में ही मिलेगा, पहले मैं मॉड्यूल का ही क्वेश्चन निपटा रहा हूँ, ये आप सबके में से मैक्सिमम लोगों के मॉड्यूल्स आ चुके हैं, बुक आ चुकी है, ठीक है ना, मॉड्यूल आ चुका है शायद,
So I'm starting with the illustration number 5. 5 निकाल लो। 4 तक तो हो गया था यार, 4 तक तो परचेज कंसिडरेशन था। लास्ट क्लास में रिवाइज भी कराया था पूरा। ये रहा। अच्छा, जिनको एक्चुअली क्या करना है, जिनको एक्चुअली थोड़ा बहुत डाउट है, दिक्कत है कि एमालगमेशन एडजस्टमेंट का क्या खेल कर गया मैं, वो थोड़ी देर वेट कर लो। क्वेश्चन कहाँ चैप्टर खत्म हो गया, कहाँ मैं चला गया, चैप्टर तो चल ही रहा है ना। जब मैं बोलूंगा चैप्टर खत्म हो गया, उसके बाद कुछ रहेगा तो पूछते रहना ना। अब जब तक चैप्टर खत्म नहीं होता, थोड़ा बहुत डाउट बना रहेगा, इसकी चिंता छोड़ दो। क्या है ये बात जाना। अब तुम मुझे हुए लग रहे हो, क्या दिक्कत है? जब मैं आया तब से ऐसे हालत मिलेगा, सब एकदम किनारे हो गए। एक्चुअली वो थोड़ा लंच टाइम लेट हो गया आज। अरे कुछ लोग पार्टी वार्टी कभी कर लेते हैं तो उस चक्कर में लेट होता है, वरना अपना लंच करना तो वो टाइम से। अरे तो लंच टाइम लेट हो गया ना बेटा, बताया तो, वही बोल रहा था। वो तो चार्जर लेने आया था। अंदर सर बैठे हुए लंच कर, कह रहा सर चार्जर है क्या? हाँ ये गया था। तो मैं कह रहा स्टिंग की बोतल पकड़ा दो। वो भी तो ऐड में चार्जर क्या की तो बेचते था। आइए सर इधर आइए। थोड़ा इनका स्पेलिंग सिस्टम खराब है, लेकिन आप अपना सही रखना। Y लिमिटेड एक्वायर्स द बिजनेस ऑफ Z लिमिटेड। ऐसे ही, ये ऐसे ही होता है। अरे उसने ई लिखा था, सोच अगर EX लिख देता तो तेरा तो रोना फिर से चालू हो जाता, इसीलिए लिखा था। सुनिए आप, Y लिमिटेड हैज टेकन ओवर द बिजनेस ऑफ व्हाट? Z लिमिटेड, whose balance sheet as on 31st March 2001 is as under 2001। वो जीरो बार बार इसलिए बोलता हूँ तुम्हें याद रहे, वो जीरो मानना है, क्योंकि एक दो चैप्टर ऐसे जहां पे इसमें कंफ्यूजन होगी, जहां पे इंटरेस्ट वगैरह का पॉइंट आएगा वहां पे दिक्कत होगी। तो ये 2001 मानना है, ठीक है ना। ये बैलेंस शीट है बेटे, दिख रहा होगा। किसकी बैलेंस शीट है ये? जेड लिमिटेड की, जो खत्म हो रहा है, ध्यान से सुनना, बात नहीं करना। जेड लिमिटेड। अब उसके बाद ये बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट है, जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, क्लियर? सुनिए ध्यान से। Y लिमिटेड was to take over all the assets except, आप लिख तो नहीं रहे हो ना कुछ? चलो अभी दो चार पॉइंट्स मैं बताता रहूंगा, वो ट्यूटोरियल नोट्स है क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए, वो कोई कंसेप्चुअल नोट्स नहीं है। तो जो क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए नोट्स होते हैं, वो आपको क्वेश्चन के आगे पीछे कहीं ना कहीं लिखना होता है। तो साथ में रखना, अपनी नोटबुक साथ में रखना। एक्सेप्ट कैश एंड लाइबिलिटीज, एक्सेप्ट व्हाट? इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स एंड पे द फॉलोइंग अमाउंट। चलो मेरे पास वेट कर, सुनो ध्यान से। अब सिचुएशन देखना ध्यान से बेटा। अभी आपने कुछ नहीं करना, अभी आपने नोटबुक सामने रखना और एक क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए, नोटबुक आपके सामने होना चाहिए। बेटा उधर वाले बच्चे आगे शिफ्ट हो जाओ, वो पागल लोग का वो चलता रहे, सर पे ही होता रहेगा। आगे शिफ्ट हो जाए, क्या दिक्कत? हाँ आगे आ जाओ, उधर आ जाओ। वो वाले बच्चे इधर शिफ्ट हो जाओ, उधर से इरिटेशन होगी, इधर शिफ्ट हो जाए, आगे शिफ्ट हो जाओ, ये दो बेंच तक उधर चले जाओ। आ जाओ बच्चे, प्रतिभा आ जा, आगे आ जाओ बेटा। और सर पे वो करेगा तो तुम्हारा इरिटेशन वहां ज्यादा होगा, यहाँ रहेगा सर पे नहीं लगेगा। इधर बैठ जाओ। हाँ जगह दे दो। अच्छा कौन कौन गायब, एक बार नाम बताना। आ, मेरे को जो बता के गायब है वो क्या बोलता है? राहुल हो गया, एक का तुम लोगों ने बताया दीक्षा का। स्नेहलता गायब है, स्नेहा मक्कड़ गायब है, चार हो गए। और ऋतिक, ऋतिक को तो मैं बताता हूँ उसको, पांच। और पांच के अलावा, अरे एक और ऋतिक है वो जो इनके साथ था।
हो गया। और बताओ कोई। हाँ दोनों स्नेहा, स्नेहा लता, स्नेहा लता। दो तीन तो नहीं होंगे, दो तीन के अलावा दो ही तीन का तो डिफरेंस है, बाकी सब मतलब पांच बच्चे कम नहीं होते थे। पांच बच्चे बहुत होते हैं, पांच बच्चे कह रहे बहुत कम गायब है, पांच बच्चे। एक आध और हो गए जो नाम छूट रहा होगा। हाँ sure। सर ध्यान से देखिए, मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे। एवरीवन just listen to me carefully. The words I'm telling you, the point I'm telling you, that is most necessary than solution of this particular question. ये क्वेश्चन सॉल्व करने से कहीं ज्यादा जरूरी जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो सुनना। सर एक बात बताओ, कोई भी कंपनी खत्म होती है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खत्म होता है, देखो मैंने नोट्स नहीं बनवाए थे परचेज पे, मैंने दो ही बात बोली थी। जो कंपनी नई वाली है उसके बाद तो एस 14 लगेगा, कहता है परचेज मेथड फॉलो करो। जो कंपनी मर रही है यानी खत्म पुरानी कंपनी, उसके बाद कोई एएस नहीं लगता, उसके लिए जनरल अकाउंटिंग, ठीक है। So what is all about that जनरल अकाउंटिंग। जनरल अकाउंटिंग क्या है सर? कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर खत्म हो रहा है तो हम एक अकाउंट बनाते हैं, कौन सा अकाउंट? गॉड ब्लेस यू, रियलाइजेशन अकाउंट। आपने पढ़ा है 12th क्लास, पास भी हुए? हाँ इस पे ज्यादा तेज बोलना था, ठीक है ना। 12th क्लास पास हुए थे सर, रियलाइजेशन अकाउंट सुना था कौन से चैप्टर में? सर जब कभी भी कोई कंपनी खत्म होगी, कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहे सोल प्रोप्राइटर है, वो पार्टनरशिप हो, कंपनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, खत्म कराने एक ही अकाउंट आता, वो क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट। वेट 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 वेट, इसमें कैच है। आपको जब पार्टनरशिप में रियलाइजेशन अकाउंट पढ़ा है, वो मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। और बदकिस्मती देखो कि यहाँ से भी सिलेबस में हटा दिया गया, इंटर में पढ़ाने वाला था लेकिन सिलेबस से हटा दिया गया था, तो थोड़ा जो बेसिक नॉलेज था वो और एक्स्ट्रा मिल जाता। बट ठीक है, मेरा काम उतने से चल जाएगा जितना आपने 12वीं में अगर थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कुछ चीजों को रियलाइजेशन में ले जाने से टीचर ने मना किया था। कौन कौन सा सर? जाते बिल भी जाते। ये पढ़ा तो तुम लोगों ने। कैश एंड बैंक बैलेंस नहीं जाता, और क्या नहीं जाता था? सही बोल रहे हो, गलत नहीं है बेटा। लेक्चर के लिए मैसेज डाल। सुनिए सब जाता, सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। यानी आपको पार्टनरशिप भी याद नहीं है यार। अच्छा कुछ कुछ कुछ, अरे पसंद क्या होता, शादी करनी थी उससे? पसंद क्या होता है? बेकार कुछ नहीं होता बेटा, जो मार्क्स दिला चैप्टर अच्छा होता है, 6 नंबर का आता था एग्जाम में बस। नहीं तो क्या हुआ, चीटिंग करके पास। अंकल आंटी लोग चुप हो जाइए। रो नहीं यार, 100 में 100 आए थे, पता नहीं कहाँ से आए थे। चीटिंग करके और क्या बे, आके रख दो ना। खा लेगा ये, इतना बड़ा नंबर उठाता ही है। चलो बेटा, गलती किसी और से हुई है बेटा, ध्यान दो। अरे कहीं और हो गई गलती, इधर ध्यान दो। और जो बता रहा हूं उसमें ध्यान दो। आप में से कई तो ऐसे बैठे हुए थे, मेरे से मत पूछना यार, अकेले में मेरे से तो नहीं पूछना, तो मुझे तो याद भी नहीं है रियलाइजेशन का ट्रीटमेंट, है ना। कोई बात नहीं बेटे, क्लास में बैठो, अभी आराम से याद आ जाएगा, चिंता मत करो। सुना तो होगा जिंदगी में। टीचर ने बोला था सर कैश एंड बैंक अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करेंगे, फिक्टिशियस एसेट को ट्रांसफर नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूँ, टीचर ने बोला होना बोला, ये याद रखना है। और हर वो अकाउंट जो कैपिटल से रिलेटेड है वो नहीं जाएगा। मतलब सर कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, रिजर्व, प्रॉफिट, ये नहीं जाएगा, ये बोला था टीचर ने, ठीक है सर। कैपिटल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? ओनर से। यहां कंपनी की बात करोगे, ओनर कौन होगा? जोर से बोलो बे। शेयर होल्डर होता है कंपनी का मालिक, और उसके अकाउंट को हम शेयर होल्डर फंड से डिनोट करते हैं, करते नहीं करते? उसके अकाउंट को हम कौन से नाम से डिनोट करते हैं? शेयर होल्डर्स फंड। अब अगर कंपनी का हमें शेयर होल्डर फंड निकालना हो मेरे बच्चे, तो ध्यान से देखना क्या क्या होगा। क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल होता है,
प्रेफरेंशियल कैपिटल होता है, बताओ। और क्या होता है? रिजर्व एंड सरप्लस। भाई मेरे को लिखने में थोड़ी तकलीफ आपको पता होती रहती है दोपहर में। एग्जैक्टली। तो लगाऊंगा कि तुम्हें ही पंखा झलने के लिए खड़ा करूंगा यहाँ पे, है ना? कोई नहीं बेटा, 1 लाख 40 लाख माइनस, कुछ माइनस होता है। अबे उसी को फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं भाई, कहाँ चले गए? ठीक है, यही पढ़ा था। रिजर्व एंड सरप्लस बेटा याद भी कर लो, क्योंकि रेशियो एनालिसिस एफएम वगैरह में पढ़ोगे तो वहां ये डेफिनेशन काम आएगी, यही ज्यादातर यूज होगा। ठीक है ना? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, गंदा लिखा सही लिखा तुम्हें समझ में आ रहा है ना क्या लिखा, बस वही मैटर करता है। नहीं नहीं बता रहा हूँ, ये आपको यहाँ पे मतलब नहीं, आपको याद रहना चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं है। लिखना है लिखो, नहीं लिखना ना लिखो, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन ये याद होना चाहिए आपको, अपने नाम की तरफ बिल्कुल याद होना चाहिए। शेयर होल्डर फंड बोला ना, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट, ये हमारे को नहीं ले जाना है सर। ये तो शेयर होल्डर्स फंड वाला बोल दिया, लेकिन टीचर ने तो कैश एंड बैंक को भी मना किया था। तो बेटा बिल्कुल याद रखना, ये तो अभी भी नहीं ले जाएंगे, यानी इसको हम रियलाइजेशन में नहीं ले जाएंगे, ये शेयर होल्डर्स का है। कैश एंड बैंक के रिलेटेड आई विल चेंज माय व्यू, क्योंकि जब हम डिसोल्यूशन पढ़ रहे थे वहां फॉर्म खत्म हो रही थी। खत्म कैसे हो रही थी? खुद खत्म हो रही थी। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? फॉर्म का खुद खत्म होना। ऑर्गेनाइजेशन खुद खत्म होगा तो किसी को टेक ओवर करने कोई नहीं आ रहा है, खुद खत्म हो रहे। लेकिन जब कहीं टेक ओवर होगा तो सामने वाला आपका कैश भी ले जा सकता है, हाँ या ना? बैंक बैलेंस भी ले जा सकता है। अगर याद ना हो तो परचेज कंसिडरेशन वाली क्लास में याद कर लो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का टेक ओवर करवाया था। तो कई बार ऐसा होगा कि सामने वाली कंपनी आपका कैश कैश इक्विवेलेंट भी टेक ओवर लेके करके जाएगी। क्लियर है ना? पक्का? तो कैश का ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन में या नहीं होगा? इन जनरल होगा, क्योंकि जब तुम्हारे मत्थे कुछ पड़ा ही नहीं, सब कुछ सामने वाली कंपनी उठा लेगी, तो कैश का करोगे क्या? वो भी ले जाएगी। तो अगर क्वेश्चन में ऐसे बोल देता है कि all the assets and liabilities have been taken over, all the assets and liabilities have been taken over, ये एक्सेप्ट का खेल नहीं खेला होता तो हम क्या करते? कैश को भी रियलाइजेशन में ले जाते। पर अगर यहां काट दी तो नहीं, ये मैं नहीं बता रहा, मैं जो बता रहा हूं वो उस पर ध्यान लिख लो या तो कहीं पे। if any liabilities if any liabilities, मैं एसेट साइड से बात ही नहीं करूंगा। if any liabilities hasn't been taken over by the purchasing company, if any liability has not been taken over by the purchasing company, has not been taken over by the purchasing company, in that case, लिखो केवल, बोलो मत बेटा। in that case, the cash and cash equivalent up to the extent of the liability will not be transferred, extent of the liabilities will not be transferred, will not be transferred to the realization account। वो तो ले ही नहीं जाएंगी, बात खत्म है, उतना तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम परचेजिंग कंपनी को उतना देंगे भी नहीं। भाई मेरे भाई बच्चे बताओ, अगर मेरे को ये यही क्वेश्चन ले लो, ये लाइन मैंने काट दी, मान लो क्वेश्चन इतना लिखा होता, समझ से बच्चे इधर ध्यान दे दो, देखो मान लो इतना लिखा होता, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 2 लाख है, मैंने ये जो लिखा है काट दिया, इतना मान लो ये सही था, यही क्वेश्चन था। एक्सेप्ट कैश नहीं लिखा वहां पे, मान लो सारे एसेट ले जा रहा हूं, आगे क्या लिखा है? एक्सेप्ट 20,000 का इंटरेस्ट ड्यू है। अगर मैं सारा कैश उठा के सामने वाले को दे दूंगा, सारे एसेट उठा के दे दूंगा, तो क्या किडनी बेच के चुकाऊंगा इंटरेस्ट? वो 20,000 पेमेंट तो करना है ना, कहां से करेंगे? तो 20,000 रुपए कैश में रखने हैं, ये इनडायरेक्ट वार्निंग है कि नहीं? बताओ, क्या वो सामने वाली कंपनी टेक ओवर कर पाएगी? 20,000 जब यहाँ बोल रहा है तो आपको मानना तो पड़ेगा ना
कि इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर का टेक ओवर नहीं किया है, तो इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर किसके ऊपर छोड़ के गई? मेरे ऊपर। तो मैं क्या करूंगा? उसका पेमेंट करूंगा ना। कहां से पेमेंट करूंगा? कैश में। तो भाई कैश तो 20,000 रुपए छोड़ दूंगा ना, 2 लाख था, 180 ले जाओ। नहीं 180 ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल द कैश चाहिए ना, ऑल द सब चाहिए, ले जाओ 180। 20,000 बेटा रखना पड़ेगा, क्या करने के लिए? ये लाइबिलिटी चुकाने के लिए। इतना तो क्लियर है? पक्का इतना? एवरीवन? भाई मेरे, वो तो मैं तुम्हें आसान लगे इसलिए बोल रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें बोल देता 2 लाख रुपए पूरा रियलाइजेशन में मत ले जाओ, तो अच्छा लगता? नहीं लगता। बाद में बचा हुआ पैसा ट्रांसफर कराने की एक्स्ट्रा एंट्री पढ़नी पड़ती है अपने को, तो एक्स्ट्रा मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल हो जाए इसलिए बोला। 20,000 छोड़ो, बाकी भेज दो। 20,000 एंट्री में खत्म हो जाएगा, 180 रियलाइजेशन में खत्म हो जाएगा, बात खत्म। और अगर 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 बोलता है बिल्कुल नहीं ले गया है, तो कैश छोड़ दो, बाकी सब रियलाइजेशन में डाल दो। ये काम केवल कैश के साथ करना है। तो सर मतलब लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन में ले जाना? हाँ सर। इसके अलावा लिख लो ये भी लाइन, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, ये लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये क्वेश्चन के लिए रेलिवेंट है, आपके नोट्स के लिए नहीं है, कि कोई पूछेगा नहीं जिंदगी में कभी आपसे, लेकिन आपको जानना पड़ेगा। एक्सेप्ट कैश एंड बैंक ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ऑब्वियसली फिक्टिशियस एसेट छोड़ के, समझ में आता है ना? वो क्यों नहीं जाएगा? शेयर होल्डर्स फंड वाला नहीं जाता। एक्सेप्ट कैश एंड बैंक ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज will be transferred to the realization account। अच्छा कौन सी वैल्यू पे? हाँ ये रूल चेंज नहीं होता, बुक वैल्यू पे ही जाएगा। All the assets and liabilities will be transferred to the realization account at their book values, at their book values in all the situations, in all the situation। इतने से निपटा देना। all the situation मतलब क्वेश्चन कुछ भी बोले हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? पक्का? बस 1-2 दिन एंट्रीज के साथ मेरे साथ बने रहो, ये सारे पॉइंट्स अपने आप दिमाग में फिट होते जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हाँ ये लगेगा दिमाग में बेचैनी सी आएगी, सर और कुछ होता तो क्या होता, और कुछ क्या होता, लेकिन पेशेंस चाहिए हमें, क्योंकि एक दिन में सारी चीजें नहीं हो सकती, एक दिन में लिमिटेड चीजें हो सकती। तो ध्यान से सुनिए। वाई लिमिटेड वॉज टू टेक ओवर ऑल द एसेट्स, और मैं ये एक्सेप्ट जो छिपा रखा था इसको मैं वापस लाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में ये है ऑल द एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड लाइबिलिटीज एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ठीक है भाई साहब, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? एंड पे द फॉलोइंग अमाउंट, क्या लिखा फॉलोइंग अमाउंट में? 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, 2 लाख 7% डिबेंचर्स इन वाई लिमिटेड, 100 वाला ऑब्वियसली, फॉर द एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर्स ऑफ, यानी ये पेमेंट किसको दिया बेटा मैंने? डिबेंचर होल्डर्स ऑफ, विल इट बी द पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन? क्यों? एग्जैक्टली exactly. अगर अगर इस कंपनी के शेयर होल्डर को पेमेंट जा रहा है तो वो परचेज कंसिडरेशन का पार्ट है, डिबेंचर होल्डर या किसी और को जा रहा है तो नहीं है। ये लाइन आपको याद है ना? एनीथिंग पेड टू द ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, एंड हु इज द ट्रांसफरर कंपनी? जेट लिमिटेड। इसके किसको? डिबेंचर होल्डर को दिया, तो ये नहीं जाएगा, तो परचेज कंसिडरेशन में नहीं जाएगा, अकाउंटिंग में तो आएगा। और यहाँ पे ध्यान से देखना, वाई लिमिटेड का is debenture of Y Limited is to be treated as 105 वाला। Y Limited कौन है भाई? उसका एक डिबेंचर कितने का माना जाएगा? 105 वाला। अब लेकिन दूंगा कितने रुपए? टोटल तो यही होगा, अभी कैसे होगा वो हम देखेंगे, अभी थोड़ी देर बाद बात करते हैं, ठीक है ना? टेंशन मत लो, अभी बात करेंगे, अभी हमने क्वेश्चन की लाइन पढ़ी है बस। अच्छा नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट, फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर, for each preference share in Z Limited और ₹10 इन कैश, 10 रुपए कैश में दूंगा हर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, हर प्रेफरेंस शेयर पे 10 रुपए कैश, एंड 19% प्रेफरेंस शेयर्स इन Y लिमिटेड ऑफ ₹100 ईच। ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का हो गया, ये भी काम आराम से हो गया, आया ना? 10 रुपए एक्स्ट्रा कैश मिलेंगे।
नहीं ये प्रीमियम नहीं माना जाएगा, मैं बताऊंगा अभी क्या है, अभी थोड़ी देर। तुम्हें लाइन समझ में आ गया ना क्या कह रहा है? नहीं नहीं, ट्रीटमेंट नहीं मेरे भाई, लाइन ये समझ में आ गया ना, तो उसको 10 रुपए कैश देगा और एक शेयर एक पे एक प्रेफरेंस शेयर देगा 100 रुपए वाला। एक प्रेफरेंस शेयर पे 10 रुपए का कैश और एक नया प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए वाला, ये तो लाइन लिखा है। बस मीनिंग समझो, ट्रीटमेंट छोड़ो, वो मैं अभी आऊंगा तो बताऊंगा। तो 9,000 ही दूंगा, 90,000 कैश दूंगा और 9,000 इंटू 100 रुपए प्रेफरेंस शेयर भी दूंगा। यानी ऑब्वियसली तुम्हें दिख रहा है कि एक्स्ट्रा पेमेंट जा रहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, बट डोंट वरी अबाउट दैट, अपने जेब से नहीं जा रहा। क्या करना भी देखते हैं। इक्विटी शेयर को क्या किया देखो ध्यान से, फॉर ईच इक्विटी शेयर इन जेड लिमिटेड 20 रुपए कैश में देंगे इनको, और एक इक्विटी शेयर देंगे, एक के पीछे एक इक्विटी शेयर कितने रेट से, 140 की मार्केट वैल्यू से जाएगा, क्योंकि भले 100 है लेकिन हम तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखेंगे कंसिडरेशन। लास्ट में जाते जाते बोलते हैं एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन क्या था, 10 है तो 12,500 रुपए, लेकिन वाई लिमिटेड ने कितना बियर किया, 10,000 रुपए। आई होप यू आर गेटिंग दैट, कि 10,000 रुपए वाई लिमिटेड ने कंट्रीब्यूट किया। क्या ये परचेज कंसिडरेशन का पार्ट है? नहीं सर, क्योंकि हमें पता शेयर होल्डर, तो परचेज कंसिडरेशन के लिए केवल कितने पॉइंट है, सेकेंड और थर्ड। कोई दिक्कत? पक्का? चलिए आगे कहानी क्या कहती है, वाई लिमिटेड वैल्यूड लैंड एंड बिल्डिंग एट, प्लांट एंड मशीनरी कितने का, और पेटेंट एट, तो मेरे भाई सबसे पहले तो हमें क्या निकालना होता है क्वेश्चन में, परचेज कंसिडरेशन, जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब हमें इसमें कभी भी क्वेश्चन अमेलगमेशन का दिखेगा, सबसे पहला पॉइंट क्या करना है, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी किसके बुक्स में, भूल गया यार। अच्छा ये ना, ये पहले टाइम पे क्या था, ये एक्सप्लेनेशन के लिए, मतलब ये एग्जाम्पल दिया था, अब ये प्रॉपर क्वेश्चन बना के इसको दे दिया, मतलब भूल गया। तो भाई मैं बताता हूँ ना कि इसके वहां जर्नल एंट्री करनी है, दोनों के वहां कराऊंगा। हो सकता है आज पूरी क्लास एक ही एक क्वेश्चन में निपट जाए, लेकिन इतना गारंटी ले लो कि 90% परचेज मेथड का तुम्हारा कॉन्सेप्ट 90% है। ठीक है, ध्यान से सुनते रहो मेरी बात। पहले परचेज कंसिडरेशन निकालूंगा, जो कि तुम्हें पहले ही सिखा दिया मैंने। ठीक है ना, 2 क्लास ऑलरेडी ले लिए परचेज कंसिडरेशन के ऊपर। फटाफट मुझे परचेज कंसिडरेशन निकाल के दे सकते हो क्या? इस तरह के क्वेश्चन किए थे यार, पहला क्वेश्चन ऐसे ही था। फटाफट दे दो मुझे परचेज, सारे बच्चे कॉपी पे, एंट्री नहीं, पहले लिखो। बुक नहीं, बुक तो है तेरे बगल में, देखो ये देखना था, मुझे भी तो स्क्रीन हटानी पड़ेगी। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 5। परचेज कंसिडरेशन चाहिए बेटा, ये सही है, और क्या, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या दिया, तो कितने प्रेफरेंस शेयर थे, 4,000 इंटू 10 40,000 होता है बेटा। और फिर कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर थे दे, वो तो सही है, 9% प्रेफरेंस शेयर इन वाई लिमिटेड। कितने, पहले कितने थे, 4,000 ही थे ना, तो 4,000 इंटू 4,000 आ जाएगा। तो यहाँ लिख, सुनो यार, 4,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स इन वाई लिमिटेड। और एट द रेट क्या रखोगे, नहीं ये 100 था बेटा, इक्विटी शेयर 140 का था, या कितना आएगा,
ये 4 लाख आएगा, तो ये कितना आएगा? चल, ये आ जाएगा 440। अब इसके बाद क्या करना, ध्यान से देखो, फिर इनके बाद इक्विटी शेयर होल्डर आएंगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए क्या आएगा, कैश कितना आएगा, 8,000 इंटू 20 कितना आएगा, क्या करूं यार, गर्मियों में प्रॉपर, जब जब गर्मी ज्यादा चलती है एसी चलता नहीं है, उससे नहीं, पंखे से नहीं पता, एसी चलता है। अरे 2-4 पड़ जाएंगे फिर मेरा दिक्कत है। लैपटॉप चल रहा है। हाँ, तो इसके लिए डूब जाएगी पसीने से, ये तो फिर भी सस्ता जाएगा बेटा, उसकी दिक्कत नहीं है, हाथ बदलवा दे, सही ना। चलो, एसी का बस 2-4-10 दिन रुको, एसी चलने लगेगा फिर से। 8,000 इक्विटी शेयर्स, इन कहा, वाई देखना, वाई मत लिखना ऐसे, ये वाई होगा, वाई लिमिटेड एट द रेट 140, तो 11-20 ये आ गया। वो तो मुझे तुम लोगों ने पहले ही बता दिया था, 17,20,000, तो ये टोटल कर लेना, ये क्लियर है ना, मतलब थोड़ा सा पैटर्न समझ लो क्या लिखना है, ठीक है। यहाँ तक 11,20,000 और प्लस 160 कितना हो गया इनका, 1280 इनका हो गया, 440 उसका हो गया, 12,416 और 40 और ये 80 हो जाएगा कितना, ये भी 120 आ जाएगा, 40 और 80 120, तो 17,20,000 क्लियर हो रहा है। मुझे जहां तक पता है, आप सबने ये कैलकुलेशन कर लिया होगा 17-20 का, 17,20,000 का कैलकुलेशन आप सबका आ जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। परचेज कंसिडरेशन सबका क्लियर है भाई। तो उसी के शेयर मिलेंगे ना, तो अपने ही शेयर देगी ना सामने वाली कंपनी को। इस स्टेटमेंट का मतलब लिखा है इन से, इन मतलब कौन सी कंपनी में, तो वाई लिमिटेड अपनी कंपनी के शेयर तो दे रही है, तुम्हारी तो कंपनी खत्म हो गई ना भाई, तुम्हारे शेयर डिबेंचर सब मरेंगे, मिलेंगे तो मेरी कंपनी के, वाई लिमिटेड के, नई कंपनी के, ठीक है। वेंडर मतलब खरीदने वाली, ट्रांसफरी, अच्छा नहीं, वेंडर बोला ना, वेंडर मतलब बेचने वाली, ट्रांसफरर, भाई बीच में टांग अड़ा दी, गड़बड़ कर दिया। वेंडर मतलब बेचने वाली कंपनी, और जो परचेजर कंपनी है, ठीक है ना, वो ट्रांसफर ही होता है, ये ठीक है भाई। काम की बात पे आते हैं यार, जो हमारा मुद्दा है, जो कंपनी खत्म हुई उसका नाम बताओगे, तो सेकेंड पॉइंट पे हम किसके वहां जा रहे हैं, और इसके यहाँ क्या करेंगे हम, ये भी वही जवाब देने का, बैलेंस शीट में जाएंगे सर, यहाँ करेंगे हम जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री हेडिंग तो जर्नल एंट्री, दरवाजा खुला है कल से वहां बोला है, वही है, तुमसे पहले बोल दिया, बवाल ज्यादा नहीं करना चाहिए। चलिए सर, जर्नल एंट्रीज की बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी कंपनी, मरने वाली कंपनी, सर मरने वाले के बाद एंट्री कौन से बेसिस पे करेंगे, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, यहाँ पे कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, कोई नहीं, यहाँ पे नॉर्मल अकाउंटिंग होती है, जो हम जनरली करते आते वही करेंगे, तो यहाँ कोई फर्क नहीं, यहाँ जो टॉपिक करा रहा हूँ, ये आपका मर्जर हो या परचेज हो, 100% सेम होगा, क्लियर है।
कौन सी कंपनी? जो कंपनी मर रही है। मरने वाली कंपनी की आखिरी इच्छा क्या होती है? कि उसके सारे एसेट्स यानी अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर दिया। गंगा मतलब यहाँ सीधा कोई नहीं हरिद्वार जाने की जरूरत है, यही है रियलाइजेशन अकाउंट ही हरिद्वार है तुम्हारा। कौन है हरिद्वार? रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना? हाँ रियलाइजेशन अकाउंट भाई आते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहला काम क्या करेंगे? जितने भी एसेट बैलेंस शीट में दिख रहे हैं उनको बुक वैल्यू पे ट्रांसफर कर दो। बताओ जरा एसेट। भाई साहब बैलेंस शीट सामने रख लीजिए, नहीं है क्वेश्चन निकालिए। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, बुक वैल्यू बताना बे, क्योंकि बुक वैल्यू पे ही खत्म करते हैं। वो तो सामने वाला जो है, बोलो बोलो नहीं बोलो, नहीं 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 बोलू, नहीं बोलू, कह रहा हूँ सामने वाला ना 550 दे रहा है, मेरा एसेट कितने का था, तो मैं अपना एसेट कितने का खत्म कर रहा हूँ, तो बैलेंस शीट खत्म करना ना बेटा। लैंड एंड बिल्डिंग कितने का होगा? बुक वैल्यू है 4 लाख, तो यहाँ 4 लाख लिखेंगे आप। लिखते चलिए मेरे साथ भाई, मेरे साथ चलोगे थोड़ा सा सही रहेगा। 4 लाख। नेक्स्ट क्या था? प्लांट एंड मशीनरी कितने का? ठंड रख भाई, आराम से, रजनीकांत नहीं पढ़ा था तेरे। नेक्स्ट क्या लिखा था? पहले बैलेंस शीट का सीक्वेंस फॉलो करना। नेक्स्ट क्या है? एक काम करो, पहले नाम ही बोल दो तुम, देन क्यों करंट एसेट एसेट नहीं होता? रहने तो तुम लोग के बस की बात नहीं है। इन्वेंट्री और ध्यान से सुनो सभी लोग, और राजू होगा तो बुलाना उसको। गुडविल होता है सर। टू ट्रेड रिसीवेबल, वेट, ये हो गया, इतना ही एसेट था। नाम अमाउंट बता दीजिए, बैलेंस शीट से देके बताना बेटा, आराम से एक एक बोलो कोई। 50,000, देन 180। सभी लोग एक बार बाकी लोग मिला लो, क्योंकि कई बार ये लोग गड़बड़ भी कर जाएंगे, पता चला आपस में कंपटीशन करके उल्टा पुल्टा लिखवा दिया। एक बार अमाउंट मिलाओ, क्या बैलेंस शीट में सेम अमाउंट है? कितना है? अभी तो 17 बोल रहे थे। ठीक है, गॉड ब्लेस। हाँ बेटा, क्योंकि ये सभी बच्चे देखो ध्यान से, अगर मेरे साथ चलोगे इस चीज को लेकर तो आपको ये एंट्री का पैटर्न भी तैयार हो जाएगा, और आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए आपको एकदम पैटर्न पता रहेगा, इतनी एंट्रीज करो क्वेश्चन खत्म। ये इतना क्लियर है? क्या किया हमने? एसेट्स को बुक वैल्यू पे ट्रांसफर कर दिया, कहां पे? अब किसकी बारी? लाइबिलिटीज की। कौन सी लाइबिलिटीज? सारी लाइबिलिटी। एसेट में एक एक्सेप्शन है, क्या? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो तब करते हैं, तब नहीं करते जब कोई लाइबिलिटीज रह जाती है, अदरवाइज हर केस में सारे एसेट सारी लाइबिलिटीज जाती है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे लाइबिलिटीज का तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। जरा बताना एक एक करके लाइबिलिटीज। अरे उसका नीचे नाम लिखा है डिबेंचर, कितने परसेंट? उसके बारे में क्या लिखा? वो भी ले आएंगे, फिर भूल गए। और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिबेंचर, यही था ना? अरे मना किया था टेक ओवर नहीं करेगा, खत्म नहीं करेंगे, ऐसा मना नहीं किया था। और नोट्स में क्या बनवाया था? यही तो लिखवाया था, कैश को छोड़ो बाकी सब में कोई एक्सेप्शन नहीं है, सब खत्म होंगे, सब मरेंगे, है ना? डिबेंचर बेटा चेक करो बाकी लोग अमाउंट को। टू क्या लिखेंगे? अरे टू रियलाइजेशन लिखेंगे। 3 लाख
शिवरात्रि का असर है। हाँ भाई, और बेटा कर तो सकते लेकिन मत कर, क्योंकि आज तक ना हर एग्जाम में हर बुक में सॉल्यूशन ऐसे लिख रहा है, एग्जामिनर भी यही लिख बैठा रहेगा। मैं बताता हूँ ना, मैं शॉर्टकट बहुत लगाता, लेकिन मैं वहां पे शॉर्टकट लगाने को बिल्कुल प्रेफर नहीं करता जहां मार्क्स कटने का रिस्क रहता। Paying all the assets has been written off by transferring to the realization account. By paying all the liabilities have been written off by transferring to the realization account. Clear है दोनों एंट्रीज? सर हमने पहले क्या किया, एसेट और लाइबिलिटीज को, हाँ जी बेटा बोलो। एक सेकंड, एक बार आप नोट्स निकालेंगे अंकल जी? अरे कोई नहीं, ये तो अपना प्यार है भाई। नोट्स में लास्ट नोट्स जो बताया था वो पढ़ो। डन। केवल कैश एंड बैंक के लिए ऊपर एक एक्सेप्शन लिखवाया था, बाकी किसी के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। देखो जब सवाल आया करे बिल्कुल आराम से पूछो और जवाब दे दे दिया करो। पानी भरने गया तो बुलाया नहीं था। टॉलरेटिंग अ लॉट। अरे सुबह से करना एक बार राजू बोलना, देखना बेटा राजू होगा। मैं एफआईआर कर दूंगा, मेरा काम रुकवा रहा है, हो जाएगा काम इनका। क्या कर सकते हैं? As per the law, noise pollution is prohibited, and if you are disturbing your neighbors, so it is again a criminal offense. वो तो हम सपोर्ट करते हैं, और क्या। ठीक है, इतनी छोटी छोटी बात भाई है ना, रहना साथ में तो पड़ोसियों से फालतू में बवाल। परमिशन लेना पड़ता है इस काम के लिए, स्पेशली कंस्ट्रक्शन के लिए। वो गुड़गांव लीगली चल जाता, चलता है, पूरे इंडिया में चल जाता सही। यार तो यही सही। पीसीसी कौन चला फिर? ये ना, अब वो तो ठीक है, देख क्या क्या वो भी बैठे हुए, अब देखो क्या करे। चलो, नहीं दिक्कत ये देखो, दुनिया में सबसे आखिरी में इन लोगों को क्या रखना होता है, पढ़ाई। इनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है ना। नहीं बेटा, वो चला गया, दूसरा कोई है, वो भी वो डिग्री वाले हैं ना, उनको फर्क नहीं पड़ता पढ़ाई लिखाई से। सीरियसली अपने से इंसान में सेंस होता है कि अगर हम ऐसे कॉमर्शियल प्लेस पे जा रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन राइट में कराते हैं मैक्सिमम लोग, या ऐसी जगह पर दुकान हो तो फर्क नहीं पड़ता ना, जब यहाँ पे समझा करो यार। अब वही छोटी छोटी बात पे लड़ाई ले तो फिर वही है, फिर प्रोफेशन बीच में आ जाएगा, टीचर होके लड़ रहा है ना। नहीं नहीं, ऐसा तेरे तरफ गुंडे नहीं है तेरे तरफ। ये ठीक है, पहले जो कंपनी खत्म हो रही है सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले किसको खत्म करेंगे, एसेट को बाय ट्रांसफर टू द, उसके बाद किसको खत्म करेंगे, लायबिलिटीज को कहां ले जाके अंदर, रियलाइजेशन। खत्म। सर बुक्स खत्म हो गए? अरे नहीं रे, बुक्स खत्म नहीं हुए, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, 17,20,000 रुपए मिलेंगे। कौन देगा? तो वाई लिमिटेड को बनाया अपना डेटर, पैसा लेना है, और टू, सर ये क्या एंट्री पास कर, मैंने क्या आपसे बोला, बस चुपचाप मेरे साथ बने रहिए, आपको एक एक एंट्री का मतलब, एक एक एंट्री क्यों हो रही वो समझ में आएगा। तो मैं आपको एंट्री याद नहीं करा रहा हूं, एंट्री बनाना सिखा रहा हूं, ध्यान से देखो भाई।
तू भी आ जा। ये मेरा एसेट है ना, और ये मेरी लाइबिलिटी। ये मेरा एसेट है, ये मेरी, अबे क्या कंधे बैठेगा, एसेट क्या बोला, ये देखो और क्या, देखो ना बकरा धक्का दे रहा किसको, सांड सांड, सांड तो बाद में बहुत मारेगा, कहेगा आज बकरी को बनाते हैं। बकरी से याद आया, बकरा चाहिए। अच्छा सुनो ध्यान से, ये कौन है, एसेट, ये कौन है, लेकिन ये अब नहीं रहे, ये मर गए। अरे अभी तो तुमने मार दिया। अरे सुनो, ये कहाँ चला गया, मुंह छुपा ले बेटा, मुंह छुपा ले, इसका नाम हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। क्या हो गया इसका नाम, इधर आजा, ये कौन था, ये कौन है, ये भी मर गया, इसका नाम क्या हो गया, मुंह छुपा ले भाई, मर चुके हैं लोग। ये इनके और दोनों के हाथ आगे क्या नाम दिख रहा है, दोनों को क्या नाम से देख रहे हो आप, इनमें कोई अंतर है, इनको हमने क्या नाम दे दिया, ये है बकरा और ये है पशु चार मतलब खरीदने वाला, जानवर खरीदने वाला। अब एक बात बताओ, इस बकरे और सांड को मैंने क्या नाम दे दिया है, अगर मेरे बुक्स में सुनो बेटा, नहीं तो तुम्हारा रियलाइजेशन हो जाना एग्जाम में। वैसे भी आईसीआई प्लान कर रही, देख रहे कैसे कैसे प्लानिंग है उनकी, तो थोड़ा ध्यान दो, डिमोटिवेट नहीं, ऐसे बच्चों को मोटिवेशन भी कहां से दिया जाए, ये खुद के लेने में बिजी है। सुनिए अब देखो, शांत हो गया एकदम, ये दोनों मेरा, ये बकरा था, ये क्या था, ये दोनों बिकने के लिए थे, लेकिन दोनों को क्या नाम दे दिया मैंने, अब भाई मेरे बुक्स में इनका नाम ना तो बकरा है ना तो सांड है, क्या है, अच्छा ये नाम मैंने नहीं दिया, इन दोनों ने दिया आपस में, बकरा और सांड, इन दोनों का नाम क्या हो गया, रियलाइजेशन। ये भाई आता है कहता बकरा और सांड, तो इसकी नजर में क्या है, बकरा और, मेरी नजर में क्या है, अगर मेरे बुक से कुछ गया तो क्या गया, और आया तो क्या आया, पैसा, मतलब जो भी आया वाई लिमिटेड देगा। तो बेसिकली अगर मैं मान लो ये मेरा एसेट है, एसेट है, सुनो ध्यान से बेटा, ये दोनों मिला के हमारे नेट एसेट हो गए, हाँ या ना, यार तो छोड़ दो, घूम रहे तो दे एसेट। सुनो ध्यान से, अगर ध्यान से देखो इस बात को, ये दोनों मिला के मेरे नेट एसेट है, अगर मैं किसी को नेट एसेट दूं और बदले में पैसा मिले तो एंट्री क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू नेट एसेट, करूंगा नहीं करूंगा जल्दी बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू, लेकिन उस नेट एसेट का नाम क्या हो चुका है, तो मैं क्या क्रेडिट करूंगा, समझ के एंट्री का मतलब, जाओ मेरे बच्चे बैठ जाओ, समझानी थी, अब तो जिंदगी में नहीं भूलोगे, ये भी याद रख लो, भूलेगा लगता है, अब वैसे भी नहीं, बहुत चीजें भूल जाते हैं बेटा, हम अपना नाम पता भूल जाते, हम अपना ऑब्जेक्टिव भूल जाते कई बार कि हम सीए स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन वाले हरकतें करना शुरू कर देते हैं। अच्छा अभी एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो ये एंट्री कोई नई एंट्री लाई क्या मैंने, नहीं सर, नॉर्मल जो नेट एसेट बेचने की एंट्री होती है बस उसी का मॉडिफाइड वर्जन है, नेट एसेट को क्या नाम दे के रखा है, रियलाइजेशन, तो बिक क्या रहा है, रियलाइजेशन, पैसा किसके बदले मिल रहा है, रियलाइजेशन के बदले, ये परचेज कंसिडरेशन ड्यू हो गया, ये क्या हो गया, परचेज कंसिडरेशन ड्यू हो गया, सर ड्यू के बाद रिसीव भी तो होता है ना, परचेज कंसिडरेशन ड्यू होने के बाद क्या होता है बेटा, अच्छा रिसीव में मिलेगा क्या, यही तो मिलेगा, क्या मिलेगा सर, सर कैश मिलेगा, कितना टोटल, तो मैं यहाँ लिख दूं बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए, बताओ, रुक जा मेरे भाई रुक जा, 17,20,000 चाहिए, अभी कितना मिला है, देन लिख दूं 9% प्रेफरेंस शेयर्स इन वाई लिमिटेड, मेरा प्रेफरेंस शेयर नहीं है, किसका है, वाई लिमिटेड का, कितना था बेटा ये, 4 लाख प्रेफरेंस शेयर्स का आ गया, कोई दिक्कत, फिर मैं लिख दूं इक्विटी शेयर्स इन वाई लिमिटेड, क्या किसी बच्चे को दिक्कत है यहां तक, कितना था ये, 11 लाख, आपकी इच्छा है सर,
इसमें मैं नहीं पढ़ूंगा, ये तो कैश या बैंक मेरे लिए तो दोनों एक ही बात है। उससे कैश मतलब बैंक और कैश एक ही बात है बेटा। तो कौन दिया ये सब बातें कर रहे हो फिर से तुम लोग, इधर से दिया मुझे। अब देख तो यार क्यों आपस में समझ नहीं, यहाँ बैठा हूँ यार इससे समझ। सुनो ध्यान से, सुनिए पहली एंट्री किस बात की हुई थी बेटा, एसेट को बुक वैल्यू पे खत्म किया। दूसरी एंट्री किस बात की हुई बच्चे, लायबिलिटीज को बुक वैल्यू पे खत्म हुआ, और ये सब खत्म होने के बदले मुझे कुछ मिलेगा, क्या मिलता है सर, परचेज कंसिडरेशन। तो पहले ड्यू होगा, ड्यू की एंट्री क्या है, किससे चाहिए और किस बदले में चाहिए, तो वाई लिमिटेड टू रियलाइजेशन, बात खत्म। और क्या मिला, तो बेटा पैसा मिला, पैसा बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या मिला 9% प्रेफरेंस शेयर इन वाई लिमिटेड, मेरा प्रेफरेंस शेयर नहीं है, ये दूसरे का है, उसने मुझे दिया, मेरे लिए एसेट है, तो डेबिट हो गया, और इक्विटी शेयर इन वाई लिमिटेड, और किसने दिया ये सब, ये एंट्री समझ में आ गई। मजे की बात, एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं लिखा हो तो इतनी एंट्री के बाद सीधा शेयर होल्डर्स का अकाउंट क्लोज कर दो। अगर इसके अलावा एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लिखा होता तो हम इसके बाद क्या कर देते, शेयर होल्डर का अकाउंट क्लोज करने चले जाते, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट दिया था। क्या एक्स्ट्रा पॉइंट दिया था सर, एक तो आपकी जो एक लाइबिलिटी थी, क्या नाम से, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिबेंचर, इसका पेमेंट आप करोगे खुद, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन अकाउंट डेबिट कर दो, यही लिखोगे, नहीं भाई नहीं, इनका नाम मैंने क्या रख दिया अभी तो बताया, बिल्कुल सही जवाब, तो इनकी जगह क्या डेबिट होगा, तो मतलब अगर हम इसको रियलाइजेशन में नहीं ले जाते तो हमें क्या लिखना पड़ता, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिबेंचर। तो इतना रायता नहीं फैलाना, आपको बस पता है कि कोई भी एसेट और कोई भी लायबिलिटी सबका नाम क्या हो चुका है, बिल्कुल वही सेम सिस्टम है, बिल्कुल 11वीं 12वीं वाला, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या किया, पैसा दिया तो टू बैंक अकाउंट, कितना बेटा, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अच्छा ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला, ये एंट्री क्वेश्चन की डिमांड है, ये जो एंट्री है ये क्वेश्चन की डिमांड है, बाकी एंट्री सिचुएशन की डिमांड है। ये जो अभी तक एंट्री करी थी ये रियलाइजेशन, ये जो रियलाइजेशन की एंट्री और ये परचेज कंसिडरेशन ड्यू और रिसीव करने की एंट्री, ये हर क्वेश्चन में होता है, लेकिन ये एंट्री क्यों हो रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन की डिमांड है, क्वेश्चन में है यहाँ पे तो कर रहे, नहीं होता तो, सपोज करो कि अगर ये बोलता है कि सारे एसेट्स और लायबिलिटीज टेक ओवर कर लिया, तो हमारी ये एंट्री खत्म थी, नहीं ये होनी नहीं थी, ये 4 एंट्री में हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट डन था, फिर शेयर होल्डर का अकाउंट क्लोज कर देते। ठीक है, चले आगे, वो करूंगा ना, इसीलिए बोल रहा हूं, अभी तो एक एक करके ना। एक और एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा था लास्ट पॉइंट, क्या, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन कितना था बेटा, 12,500, सॉरी 12,500, 12,500, लेकिन मेरे को 10,000 देगा कौन, मेरा खर्चा कितना था सही से बता दो, मेरा खर्चा कितना था, मेरा खर्चा 2,500, तो मैं जो मेरा खर्चा उसको कहां ले जाऊंगा, रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करूंगा, डेबिट करूंगा, क्योंकि मेरा खर्चा 2,500 मैं यही लिखूंगा, बाकी मैंने पेमेंट कितना किया, तो बैंक अकाउंट से मैं करूंगा कितना, 12,500, बाकी 10,000 किससे लेना है, तो इसका ही तो एक्सपेंस था, वाई लिमिटेड को डेबिट करूंगा, ये मेरा पेमेंट नहीं था, ये किसका पेमेंट था, वाई लिमिटेड का, जो मैंने कर दिया क्योंकि उसने कमिट करा है ना। अच्छा वेट करो, मैं इसका जुगाड़ एंट्री भी सिखाऊंगा, जुगाड़ एंट्री लास्ट में, और फिर मैं ये 10,000 रुपए वाई से क्या करूंगा, रिकवर करा लूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कोई बोलो यार, कोई यहाँ पे बोलो, अरे बोला नहीं इंटरेस्ट नहीं ले जाएगा, तो इंटरेस्ट का पेमेंट तो करना है ना, ब्रैकेट में बोला था नहीं बोला था इंटरेस्ट नहीं ले जाएगा, तो इंटरेस्ट का नहीं ले जाएगा मतलब क्या, पेमेंट तो मुझे करना है ना, फिर कितना आएगा, ठीक है यहाँ तक,
यहाँ तक ओके। अब ये जो 3 एंट्री आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, ये 3 एंट्री आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, देखो ना, ये तीनों एंट्री क्यों करिए, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है। अगर नहीं होता तो नहीं करते। 12,000 की एंट्री इसलिए करनी पड़ी क्योंकि इंटरेस्ट का टेक ओवर सामने वाली कंपनी ने किया, मैंने लायबिलिटी चुकानी है, मैंने पेमेंट कर दिया। फिर उसके बाद 12,500 का खर्चा था जो मैंने पेमेंट किया, 10,000 रिकवरी करी। अब इन दोनों की कंबाइन एंट्री भी बना सकते हो क्या, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक 2,500 रुपए से, क्योंकि अगर वाई लिमिटेड डेबिट वाई लिमिटेड क्रेडिट कैंसिल हो गया 10,000 से, बैंक 10,000 से डेबिट, 12,500 से क्रेडिट, 2,500 बचेगा क्रेडिट में। तो एंट्री क्या बनेगी अगर दोनों एंट्री मर्ज कर दिया जाए तो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने से, 2,500 रुपए। क्लियर है, ये एंट्री भी चला सकते हो, ठीक है। वेट, मैं बहुत आराम से ले चलूंगा, जबरदस्ती नहीं, इतना समझ में आ गया सब। तो एक बार फिर से सुनो, शुरू से। पहली एंट्री किस बात की थी, एसेट्स को रियलाइजेशन में ले जाने की। दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री परचेज कैंसिलेशन ड्यू करने की। चौथी क्या थी, ये 4 एंट्री हर क्वेश्चन में होगी। इसके बाद वो एंट्रीज करेंगे जो क्वेश्चन ने एक्स्ट्रा डिमांड करी है, अगर नहीं करी तो खत्म है। नहीं करता तो हम कहां पहुंचते, हम जो अब करने जा रहे हैं वो शेयर होल्डर्स को निपटाएंगे। देखो बेटा, आपने एसेट खत्म कर लिया, आपने लायबिलिटी सारी खत्म कर दी, बचा कौन, शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स को निपटाएंगे। सबसे पहले कौन से शेयर होल्डर को निपटाएंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। जरा जेड लिमिटेड की बैलेंस शीट में देखकर आओ कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर है और कितना है, कितने परसेंट, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितने का बेटा, तो बेटा इतना ही है ना, कुछ और भी है। अरे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्या मजाक कर रहे हो, 4 लाख लिखा तो 4 लाख ही होगा, इससे ज्यादा तो होगा नहीं, यही है बोलना। और कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, खत्म करने के लिए किधर लिखूंगा, मिस्टर हिमांशु, दीपांशु, हिमांशु बोल रहा हूं, दीपांशु क्लियर है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट क्यों किया, खत्म करना है ना इनको, इनको खत्म करना है, क्योंकि हमें इस कंपनी के एक एक पुर्जे को खत्म करना है। बैलेंस शीट जीरो करनी है, जीरो। रियलाइजेशन का मतलब कंपनी को खत्म करने का मतलब क्या है, बैलेंस शीट को खत्म करना, जीरो लाना है। ओहो, है ना। नहीं, ये गाना गा रहा था, पापा भी साथ में गा रहे थे, गाना गा रहा था, दिल गलती कर बैठा, पापा कह रहे थे तू छोड़ मैं गाता हूँ। बस दिल की जगह मैं लिख दिया। ओहो, डांस करोगे तुम, है ना। आइए, मतलब मेरे मजे ले रहा है, देखो। अरे कोई नहीं, मैं तो कुछ बोला बेटा, बता, कुछ बोला मैं, कहाँ बोला मैंने, कुछ नहीं, नहीं, ये गलत बात है। अब तो आदत सी हो गई ऐसे जीने की। और ऑब्वियसली देखो, इधर रेड सिग्नल दिख रहा है, नहीं आ रहा है, छोटा सा दिख रहा है। ये जानबूझ के कर रहे हैं ना, वो रिकॉर्ड कोई दिक्कत है यार, क्या नाम तो थोड़ा ना पता, ऋतिक को बोला मैंने, सॉरी। अब ऋतिक सिंह की बात ही नहीं हो रही है, ऋतिक कुमार सिंह। ओके चलो, सी ए इंटर कोई पढ़ा रहा हूँ, अमेलगमेशन और कोई नहीं पढ़ता। दीपांशु का फ्रेंड, ऋतिका का मामा, मामा का लड़का, इधर सुनिए सुनिए, भाई तो नहीं बोलता, जाने दो। 6% प्रेफरेंशियल कैपिटल खत्म हो गया, बताओ मुझे। इधर इधर ना, फोटो बस रह गई। अब बदले में क्या दिया था बेटा, बताओ इनको। अरे हाँ सर, इनको तो बैंक से पैसा दिया था ना, कितना रुपए दिया था इनको, परचेज कैंसिलेशन बनाया था ना, 40,000 कैश दिया था इनको। एक सेकंड, लाइन गैप थी। अरे कौन टेंशन लेने की जरूरत है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया था ये तो क्लियर था ना, हमें अलग से तो कुछ लाना नहीं है, जो क्वेश्चन ने बोला वही करना है। क्या कितने रुपए दिए थे इसको, 40,000 रुपए दिए, मैंने तो नहीं बोला ना, क्वेश्चन ने बोला था 40,000 रुपए देने को, आपने परचेज कैंसिलेशन खुद निकाला है। और क्या दिया है बेटा इनको,
और क्या दिया? 9% प्रेफरेंस शेयर्स इन, बहुत अच्छे, प्रेफरेंस शेयर्स इन वाई लिमिटेड, इन वाई लिमिटेड। ठीक है बेटा, कितना रुपए का? 4 लाख। अच्छा एक बात बताओ, डेबिट क्रेडिट बराबर है? अरे नहीं यार, नहीं है, लॉस हो गया ना, कंपनी को एक तरह से लॉस हो गया ना, एक्स्ट्रा पेमेंट शेयर होल्डर को जा रहा है, ये लॉस कौन बेयर करेगा? इक्विटी शेयर होल्डर, और वो कहां से जाएगा? कोई एक्स्ट्रा अकाउंट नहीं आता, एक ही आएगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट, और ऑब्वियसली इसका बर्डन किसके सर पे फोड़ दिया जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर के सर पे। क्लियर हो गया? देखो ये रहा, हमने एंट्री करी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को निपटा दिया, एक ही साथ निपटा दिया। देखो चाहता तो मैं यहाँ लिखता टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू, ये वो मतलब नहीं था, क्योंकि तुम भी कंफ्यूज होते, यहाँ मैं 440 लेके फिर सेट ऑफ करता तो थोड़ा सा बर्डन बढ़ता, ये डायरेक्ट कर दिया, थोड़ा इजी भी हो गया थोड़ा सा। ठीक है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दुविधा? हाँ जी। तो बेटे थोड़ा सा एक्स्ट्रा भेज जाऊंगा, ध्यान से देखो, अभी जब तक खत्म नहीं होगा छोड़ेंगे नहीं क्लास। सुनिए ध्यान से, तो लिसन टू मी केयरफुली, इतना क्लियर है आपका? अब आपने एंट्री पास करी, पहले एसेट खत्म किया, फिर लायबिलिटी खत्म करी, फिर परचेज कंसिडरेशन ड्यू किया, फिर परचेज कंसिडरेशन रिसीव किया, उसके बाद फालतू एंट्रीज करी जो क्वेश्चन ने डिमांड करी। तो पांचवें पॉइंट को मैं स्किप कर दूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या? शेयर होल्डर का अकाउंट खत्म करना। कितने शेयर होल्डर? जितने हैं। पहले किसका? प्रेफरेंस का। अब किसकी बारी है? तो जरा क्वेश्चन देखकर बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 8 लाख। तो यहां लिख देता हूं, सुनो ध्यान से सभी लोग, बोलो नहीं, सुनो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दूं, 8 लाख रुपए से खत्म हो गया, डेबिट हो गया। सर एक बार देखो, और क्या जाता है इक्विटी शेयर होल्डर के खाते में? पूरा रिजर्व एंड सरप्लस उन्हीं का होता है, उन्हीं के पिताजी की जागीर है वो पूरी। क्या है रिजर्व एंड सरप्लस में? एक एक करके नाम बताओ। नेचर मत देखना, बस बताते चले जाओ। कैपिटल रिजर्व, एक 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 मिनट, एक एक मिनट आराम से, कितना है ये? कैपिटल रिजर्व, उसके बाद पीएनएल अकाउंट में बैलेंस, ध्यान से देखना, अगर डेबिट बैलेंस, सुनो, अगर डेबिट बैलेंस होगा तो खत्म करने के लिए किधर लिखता? क्रेडिट कर देता। अभी यहाँ पे जनरली कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट, इसलिए हाँ क्रेडिट होता है, इसलिए डेबिट कर दिया। ठीक है ना? कितना? नेक्स्ट क्या लिखा है? कोई लाइबिलिटी तो नहीं है? ये गड़बड़ करा दिया तुम लोगों ने शुरू से। अगर WCR की लाइबिलिटी थी तो यहाँ निपटा, अरे कुछ टेंशन की बात नहीं है सर, यहाँ पे WCR लिख देता हूँ। ठीक है सर? टेंशन क्यों लेते हो यार, इसमें तुमने, लाइबिलिटी है ना ये, लाइबिलिटी की तरह जाएगा। ठीक है, यहाँ 5,000 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? अभी तो हमने कोई डिफरेंस निकाला ही नहीं था, हम तो एंट्री लिख रहे हैं ना अभी। इसकी चिंता नहीं है, तुम लोग कभी गड़बड़ भी करोगे तो वही एडजस्ट हो जाएगा, चिंता करो। क्लेम में से ही, रिजर्व में से तो क्लेम बनेगा, तो यहाँ लिख लो क्लेम अगेंस्ट WCR। क्लेम लिख लो, क्या दिक्कत है? क्लेम अगेंस्ट WCR, लाइबिलिटी अगेंस्ट WCR लिख लो, क्या दिक्कत है भाई? WCR शॉर्ट फॉर्म अलाउड है सर। हाँ, नाम ही है, सब फेमस है, बहुत फेमस है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये फेमस। SPR, अरे यार अब ज्यादा हो गया ये। ठीक है, एक लिमिट पे रखना, ज्यादा मत करना, ठीक है भाई? क्योंकि और कोई असर नहीं था इसका। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, क्या WCR लिखेंगे सर? बिल्कुल लिखेंगे ना, WCR लिखेंगे, हाँ सर बिल्कुल लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 3,000। WCR का कितना अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे? 3,000, क्योंकि वो 3,000 का रिजर्व तो पड़ा है ना। चिंता मत करो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 लाख।
8,000 में से 5,000 तुम्हारा लायबिलिटी था, तो यहाँ खत्म हो गया। टोटल 8 है, 8 में से 5,000 की लायबिलिटी खत्म हो गई, तो कितना बचा बच्चे? रिजर्व के नाम पे कितना बचा? 3,000। और ये कोई नया ट्रीटमेंट नहीं है, बचपन से करते हैं। जो रिजर्व होता है वही शेयर होल्डर के पास या ओनर के पास जाता है, बाकी तो खत्म, लायबिलिटी में चला जाता। कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहाँ तक दिक्कत हो तो बताओ। मैं बिल्कुल आराम से बैठा हूँ, कोई चिंता करने की बात नहीं है। मैं एकदम रिलैक्स होकर पढ़ा रहा हूँ आज, मस्त चल मार के, क्योंकि मैं कम पढ़ाऊंगा आज तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि समझ में आ गया तो बहुत बड़ी बात है। इतना क्लियर है? बोलो बच्चे। रिजर्व को तो खत्म करेंगे ना सर, वो शेयर होल्डर फंड था ना, उसको थोड़ी ना खत्म किया। क्या शेयर होल्डर फंड लायबिलिटी मानी जाती है? नहीं, नहीं ना। तो हमने किसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया था? एसेट और शेयर होल्डर फंड को तो नहीं किया था। तो जो नहीं किया वो शेयर होल्डर फंड अब खत्म हो रहा है, एक एक करके खत्म हो रहा है। ये जो कंपनी खत्म होती है उसी के वहां रियलाइजेशन आता है, ये याद रखना। मरने वाले के वहां रियलाइजेशन होता है, आरती का सामान मरने वाले के वहां जाता है। जिंदा आदमी ने मतलब नई कंपनी में रियलाइजेशन नहीं आएगा मेरे भाई, केवल यहीं पे आएगा। ठीक है सर? रियलाइजेशन क्यों? जहां भी डिफरेंस आएगा रियलाइजेशन आ जाएगा, ये याद रखना। WCR का क्या सीन था सर? 8,000 था, लेकिन 5,000 की लायबिलिटी थी, तो लायबिलिटी की तरह दिखा दिया, खत्म तो भी होना था। और 3,000 को रिजर्व की तरह दिखा दिया। आई होप यू ओके विद दैट। ओके, इसके अलावा कोई रिजर्व था? बैलेंस शीट देखो, कोई और रिजर्व था? नहीं है। तो अब एक काम करो, कैलकुलेटर है, उठाओ अपने अशुभ हाथों में। और अरे, अरे तो रुकना मेरे भाई, अबे बेचैन आत्माओं, कैलकुलेटर उठाने को बोला ना। अपने अशुभ हाथों में कैलकुलेटर उठाओ और जो मार्क करो उसका डिफरेंस निकालो। कौन से अकाउंट का डिफरेंस निकालना है तुम्हें? बैलेंसिंग फिगर निकालो, रियलाइजेशन का। बदमाश कहता है सर ऐसे नहीं। अरे तुम करना मेरे भाई, मैं लिखूंगा ना, मैं 10 एंट्री थोड़ी ना बनाऊंगा बुक की तरह, मुझे बुक नहीं छापनी, मुझे तुम्हें एग्जाम में छाप के आना है। ये जितना सर्कल करते हैं तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए, इसका क्रेडिट और डेबिट का नेट डिफरेंस बताओ। 3,82,500। डेबिट या क्रेडिट? कौन ज्यादा है? क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट। हाँ मतलब क्रेडिट बैलेंस से खत्म करने के लिए किधर ले जाऊंगा? 42,500। अबे ले फिर से निकाल। दो दो बार बता दिया तुम लोग। ये खत्म करने के लिए मैंने क्या कर दिया? बेटा अलग एंट्री थोड़ी ना करूंगा, जो आया यहीं पे दे दो शेयर होल्डर को। अरे भाई, जब रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस आता था तो क्या करते थे पार्टनरशिप में? किसके बीच में? तो यहाँ शेयर होल्डर्स को दे दिया। कौन से? इक्विटी को। वहां तुमने पार्टनर को दे दिया, यहाँ मैंने इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिया। कुछ अलग नहीं पढ़ा रहा, मैं बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ, रूल बिल्कुल सेम है सर। अब आप मुझे बताओ, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना आएगा इनके से? अरे तुम पूरा बताओ इसका डिफ टोटल, वहां कैलकुलेशन नहीं करो, यहाँ करो। नालायक जुगाड़ कर रहा है, वो जुगाड़ कर रहा है वहां से कि डायरेक्ट बता देते, वहां से करना मत, गलत आएगा वहां से। 13,35,000। रुको चाचा, ऐसा नहीं होता ना। इधर देखो, चुप हो जाओ बे, तेरे ऊपर सूट नहीं कर सकते। इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट कितना है बेटा? 13,35,500 रुपए। बदले में इनको क्या मिला था? रुकिए रुकिए, पहले लिखता हूं, पहले रुकिए। इक्विटी शेयर्स इन वाई लिमिटेड, ये कितने का मिला था? 11,20,000। और सर पैसा कितना मिला था? थोड़ा सा यहाँ जितना आएगा डिफरेंस बताना कितना आ रहा है?
अबे इसका इसमें से इसका डिफरेंस कितना आ रहा है बताओ। तो हाँ, ये ठीक नहीं लिख रहा है, ये सही नहीं है। भाई गॉड उल्लू आदमी, तुम लोग एडवांस क्यों भाग रहे हो? जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। 13,35,500 में से 11,20,000 हटाओ ना। बस दे दो। सर लेकिन लेकिन सुनो, मैं बताऊंगा खुद ना यार, तुम्हें क्वेश्चन कॉल करने को बोलो, सुनो तो मेरी बात पहले। अलग आया ना तुम्हारे को, अजीब लगा ना। सर आया तो 1,60 का था, ये 2,15,500 क्या भाई? मैंने कैश को खत्म किया था, कैश को ले गया था वो, कैश को वो कंपनी ले गई थी। कैश किसके पास था? जेड लिमिटेड के पास। वो बचा हुआ कैश कौन ले जाएगा? यही दे दिया। 1,60 तो जो वहां से आया था वो दे दिया, बाकी अपना क्या। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बैलेंसिंग फिगर ऐसे निकाल के लिखना, 1,60 मत लिख देना, वरना बाकी डिफरेंस फिर सोचोगे कहां से आया, फिर दोबारा बैंक लिखना पड़ेगा। अब अगर यकीन नहीं है तो एक बार अपना वो संगणक यंत्र यानी कैलकुलेटर फिर से उठा लो। उठा लिया? बैलेंस शीट में कितना बैलेंस था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का? 70,000। उठा लिया? 70,000 के बाद तुमने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे 12,000 माइनस का, माइनस करो माइनस करो, फिर 12,500 और माइनस कर दो, फिर 10,000 प्लस भी कर दो। ये कर दिया? सामने से 2 लाख रुपए आए तो वो प्लस कर दो। कितना बचा? उसमें से 40,000 और माइनस कर दो, कितना बचा? तो वो तो गया बराबर। उसी में 2 लाख में शामिल नहीं था जो लास्ट में ऐड किया था तुमने? अबे ये खतरनाक है भाई ये। बना सकता, पूछ सकता है ना, प्रिपेयर बैंक अकाउंट, ये पूछ सकता है, इसीलिए बता रहा हूँ बेटा। अब अगर तुम्हें बैंक अकाउंट बनाए बोले तो एंट्री पास कर, एंट्री से लेजर बना लो। अब मेरी बात सुनना सभी लोग पहले ध्यान से, जब किसी क्वेश्चन में तुमसे बोलेगा कि बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस नहीं ले गया, याद रखना लास्ट में ऐसा कोई लोचा जरूर होने वाला है, ठीक है? ऐसा कोई पंगा आने वाला पक्का, तो उसके लिए तैयार है। एग्जैक्टली मैं बता दूं, अगर ये क्वेश्चन ने नहीं बोला होता ना कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस नहीं ले हुआ था, यानी अगर मैं बैंक बैलेंस को भी रियलाइजेशन में भेज चुका होता तो यहाँ एग्जैक्ट तुम्हारे पास 1,60,000 का डिफरेंस आता और ये लास्ट एंट्री मैच करती पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन बैंक बैलेंस तो अपनी जेब में रखा था, उसमें से कुछ पेमेंट किया, कुछ बच गया, जो बच गया वो भी इक्विटी शेयर होल्डर को देना था। क्लियर है? हाँ, अगर क्वेश्चन नहीं बोलता है तो ले जाते, क्योंकि यहाँ टेक ओवर हो रहा है बेटा, याद रखना। यहाँ क्वेश्चन ने बोला था मत ले जाना, इसलिए नहीं ले गए थे। कहता या नहीं कहता तो ले जाते, क्वेश्चन ने मना कर दिया मत ले जाओ तो नहीं ले जाना, बाकी हर केस में ले जाएंगे, क्योंकि ये टेक ओवर का क्वेश्चन है, ठीक है ना? भाई अपने पास रखते वही, कभी भी उनको दे देते, उनसे मिल जाते। कंप्लीट सॉल्यूशन इफ यू कैन सी। अब अपने डाउट्स बता दो इस क्वेश्चन के पीछे, फटाफट बोलो बोलो। किसको डेबिट क्यों करा? हाँ, एक मिनट रुको, मैं जूम कर रहा हूँ अभी, पहले इसकी फोटो निकाल लेता हूँ, तुम्हें शायद अमाउंट गलत दिखे। सर एक मिनट रुको ना, पहले ये यहाँ पे डाउट है, आता हूँ बेटा एक एक करके, पहले मैं उसको निपटा दूँ, मतलब उसके डाउट निपटा दूँ फिर। हाँ बोलो। हाँ बेटा, ये तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर थोड़ा, ये तो तुम्हारे पास 9% प्रेफरेंस शेयर आए, किसके, किसको दोगे? जेड लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। वो कौन थे? वो ये थे, ये इन्हीं को तो दिया है, ये इनको दे दिया, और ये अपना वाला खत्म कर, देखो ये आया था ये इनको दे दिया, ये अलग है दोनों। प्रेफरेंस शेयर तो देख रहे हो सामने नाम देखो, 6% और 9%। इनफैक्ट अगर सेम भी होता तो आगे देखो ये किसके प्रेफरेंस शेयर है, उसने मुझे दिया, अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे देना, मैंने बुलाया इधर आओ भाई तुम लोग, ये आ गए, मैंने कहा ये लो 4,40,000, कहता मालिक अपने तो 4 लाख देना था, मैंने कहा 40,000 और रख लो, इक्विटी वाले झेल लेंगे। ये गया ना, ये 40,000 का लॉस गया ना उनके पास, इक्विटी शेयर होल्डर के पास लॉस गया।
क्योंकि अल्टीमेटली जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा किसके सर पे, इक्विटी। इक्विटी में देखो इनका ये सब अधिकार है ना, ये सब इन्हीं को मिलना था, सब इन्हीं का तो है, रिजर्व एंड सरप्लस पूरा उन्हीं का है। रियलाइजेशन पे होने वाला प्रॉफिट या लॉस भी उन्हीं का होता है, क्योंकि आपने पढ़ाई है, ओनर ले जाए, ओनर को दे दिया, प्रॉफिट था तो यहाँ लिख के दे दिया, लॉस होता तो उल्टा कर देता, माइनस हो जाता। घूम फिर कर इतने रुपए इनको देने हैं, जिनके रूप में मैंने इनको इक्विटी शेयर दे दिया जो वाई लिमिटेड ने दिया था, और जो बाकी बचा कुछ कैश अपने पास था वो दे दिया। आप कहोगे सर कैश तो 1,60,000 दे देते, हाँ वो वाई लिमिटेड ने 1,60 दिया था, बाकी अपने पास भी था 55,000 कुछ रुपए, वो भी दे दिया मैंने। ठीक है, डाउट बता, आता हूँ नंबर 1 से। अब वो किसने वैल्यू किया बेटा, हम किसकी एंट्री कर रहे हैं, हमें मतलब ही नहीं। भाई एक बात, ये फोन कितने का तुम्हारे लिए, ये फोन कितने का तुम्हारे लिए, बेचना चाहते हो, हाँ तुमने कितनी वैल्यू लगाई, मैं कहता हूँ 10,000 दूंगा, सोच कर देखो, तुम रेडी हो गए, तो मेरे लिए इसकी वैल्यू कितनी है, तुम्हारे लिए कितनी है, जो खरीदा था, 40,000, डेप्रिशिएट होके बुक वैल्यू कितनी बची है, 22,000, ये तुमने बोला, मैंने कितने में लिया, तो वो 10,000 मेरे लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए 10,000 है भाई, तुम्हारा तो 22,000 का चाह रहा है ना, तो यहाँ समझे बुक वैल्यू पे जाए, बुक वैल्यू पे जाए, ठीक है ना, और बदले में जो एक्स्ट्रा वैल्यू मिल रही है ना वो परचेज कंसीडरेशन से सेट ऑफ हो रहा है। एक मिनट, एक एक करके डाउट सुन लो, बस सबके डाउट सुन लो तब निकलो, सुनो, वो रिसीव करने की है भाई, यही 17,20,000 किस फॉर्म में दिया, कहते कैश के फॉर्म में दिया, और ये प्रेफरेंशियल के फॉर्म में दिया, ये इक्विटी के फॉर्म में दिया। कैपिटल मेरा नहीं है, उसका कैपिटल, मेरे लिए तो इन्वेस्टमेंट आया ना, तो ऑब्वियसली यार। और बोलो, हाँ पैक करो, दूसरे की एंट्री बाकी है, 5-10 मिनट और जाएगी क्लास, बोला नहीं था, ये तो ऊपर सरदर्द वालों ने दिमाग खराब है, अभी शांत हुआ, पढ़ लो थोड़ा सा। अच्छा बेटा, जहां AS14 नहीं अप्लाई होना था, यहाँ इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है। एक मिनट का ब्रेक देता हूँ, पानी पी के फटाक से, और जरा काजल को भेज देना, क्योंकि मैं पूछ तो लूं अगली क्लास एक है या मेरे पास 2 क्लास। बैठा दो आराम से, सोफे पे जगह बहुत है, बैठा दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ये बता, मेरी अभी इसके बाद CMA इंटर की क्लास होगी क्या, उसके बाद कोई क्लास है, शेड्यूल देख के बताओ। डिपेंड, अगर 2 क्लास होगी तो मैं छोड़ूंगा, क्योंकि 2 क्लास लेनी है तो भाई 5, वो तो है ही, वो तो अगर एक होगी तो उसको आधे घंटे एक्स्ट्रा रुक के पढ़ाना। होश में हो तुम लोग, नहीं हो, ऐसे CA बनोगे तुम आराम से। नहीं यार राजू, अब नहीं, अब तुम धोखा देते, ऊपर वाले को बात करा, नहीं, काजल को बुलाया था, छोड़ो, चाय वाय पिलाओ बढ़िया वाली, रखता भड़कता, घूम के चिली पोटैटो खा खा के आते हैं तुम लोग। हाँ? एक खाली कप लाना है इसके लिए, चाय मुझे देना, खाली कप इसके लिए ले आना, कोई नहीं, मैं ग्लास बॉटल में भर के पी लूंगा, और बोलो, उसके बाद क्लास है कि नहीं है, है? बाल तो मेरे बचे हैं, अपने देख लो,